हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब? उम्मीद है कि सब अच्छे खुश मस्त स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए आज हमारा बिल्कुल नया टॉपिक है जो कि है पीडीई, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। तो बहुत सारे डाउट आपके रहते हैं ओडी के अंदर, पीडी के अंदर, और जब आपको बोल दिया जाए कि सिलेबस के अंदर ओडीपीडी आ रहा है तो उस टाइम आपके माइंड में एक ही चीज आती है कि यार ये तो बहुत टफ है, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, छांटना पड़ेगा क्वासी लीनियर कौन सी होती है, और जनरल सोल्यूशन क्या होता है, कंप्लीट सोल्यूशन क्या होता है, कैसे हम निकालेंगे। थोड़ा सा टफ टास्क ऐसा लगता है क्योंकि हमने ग्रेजुएशन और मास्टर्स के अंदर इसको अच्छे से सीरियस नहीं लिया, तभी हमें ये चीजें समझ में नहीं आई। बट अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आप स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखेंगे, जब आप लेक्चर पूरे देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार मजा आ गया सच में। आज के बाद ओडीपीडी का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमारा रुकेगा नहीं। तो आज हम पीडी करने वाले हैं, तो साथ साथ ओडी का भी इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगा ताकि जो है ना आपको डिफरेंस करने में थोड़ा सा इजी लगे। ठीक है। तो इस पे सारे एक एक चीज पे हम बात करने वाले हैं, जो कि सिलेबस इसका है उसको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप स्टार्टिंग से एंडिंग तक सारी वीडियो कंप्लीट अच्छे से देखते हो तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बहुत सारे क्वेश्चन हम सोल्व करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इसके अंदर सोल्व करने वाले हैं। तो देखो टॉपिक है पीडी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे। इसमें हम ऑर्डर कैसे निकालते हैं, डिग्री कैसे निकालते हैं, उस पर भी सारी बात करेंगे। कौन सी क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर होती है, कौन सी क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर होती है, कौन सी सेमी लीनियर होती है, कौन सी लीनियर होती है, कौन सी नॉन लीनियर होती है। ठीक है। तो सारे एक ही चीज पे अच्छे से बात करने वाले हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके मेथड कौन कौन से होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो यहां पे हम एक ही चीज पे बात करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन क्या है, क्लासिफिकेशन इसकी क्या क्या होती है, कंस्ट्रक्शन एंड ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एंड जनरल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है। कैनोनिकल फॉर्म पे बात करेंगे। ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर की इसकी, और फर्स्ट ऑर्डर की ही सारी इस पे देखो सेपरेशंस की भी हम बात करेंगे इसके ऊपर। उसके बाद हम बात करेंगे मैथमेटिकल मॉडल्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर की सारी अच्छे से, उसके बाद हम सेकंड ऑर्डर पे बात करेंगे जिसके अंदर ये सारी हम चीजें करने वाले हैं। ठीक है। जो कि कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंड बर्गर इक्वेशन की बात होगी, चाहे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल्स की बात होगी। ठीक है। इन सब पे जो है ना हम अच्छे से इसके बेस पे क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं वो सारे हम अच्छे से करने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूस टू कैनोनिकल फॉर्म। उसके बाद हम बात करेंगे कोची प्रॉब्लम एंड वेव इक्वेशन के ऊपर जो आपका क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। ये सारा टॉपिक हम पूरा कंप्लीट करेंगे जिसके अंदर वेव इक्वेशंस भी होगी। गोशेट जो प्रॉब्लम आती है जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी पढ़ी हुई है उसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है। बाउंड्री कंडीशंस, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स होगी, कोची प्रॉब्लम ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। इन सब पे हम बात इसमें करने वाले हैं। ठीक है। देखो वेव इक्वेशन होगी, इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होगी। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे मेथड ऑफ सेपरेशंस ऑफ वेरिएबल, जिसमें हमारा ये फोर्थ यूनिट है। तो इसके अंदर यहां देखो हीट इक्वेशन, हीट कंडीशन, और ये वाली जो आती है एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस सॉल्यूशंस पे बात करेंगे। ठीक है। और ये सारी चीजें हम बात करने वाले हैं। होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस प्रॉब्लम पे भी हम बात सारी अच्छे से करने वाले हैं। तो ये सारे टॉपिक हम इस पे कवर करने वाले हैं जो कि हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कवर हो जाएगा सारा का सारा। ठीक है। चलिए आगे। तो स्टार्टिंग हम करते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। ठीक है। इसकी पहचान क्या होती है, ओडी में हम कैसे इसकी पहचान करते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कैसे पहचान करते हैं, इसकी नोटेशंस क्या होती हैं। ठीक है। तो उन सब पे हम बात करने वाले हैं। तो ध्यान से देखो, स्टार्टिंग हम करते हैं। ए डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो स्टार्टिंग जो है ना हमें अच्छी करनी चाहिए। कहते हैं शुरुआत अच्छी हो तो आधा काम समझा हो गया। वेल बिगन इज हाफ डन। तो अगर आपकी शुरुआत अच्छी है, पॉजिटिव माइंडसेट अगर आपका है, अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, सीरियस स्टूडेंट हो, तो आपको पीडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टार्टिंग से एंडिंग तक सारे लेक्चर देखोगे, सब समझ में आ जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं, और साथ में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी साथ साथ टॉपिक वाइज लेते चलेंगे। ए डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका डेरिवेटिव पॉसिबल हो, विच इन्वॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसे समझ में नहीं आता। ठीक है। हमें तो भाई लिख के दिखाओ, वैसे समझ में आता है, वैसे ही दिखाऊंगा। सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो सिंपल, ये किस चीज की बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए z इज इक्वल टू, इसको नोटेशन z या u से हम करते हैं, f से भी करते हैं, फाई से भी करते हैं। ठीक है। z इज इक्वल टू, यहां फंक्शन ऑफ मेरे पास x हो, y हो, z हो, इस टाइप से फंक्शन हो सकता है। तो ये जो z है ना, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, z की
यहाँ पे एक्स वाई टी ले लो, कुछ भी ले लो, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू कुछ भी ऐसा ले लो, ठीक है। यहाँ पे ये कैपिटल जेड है, वो स्मॉल जेड था फिर भी। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, एक्स वाई ले लो सिंपल, चाहे दो ही ले लो, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो यहां पे अगर मैं x और y की वैल्यू जो fx फंक्शन के अंदर पुट करूंगा तभी तो मेरा z निकल के आएगा। ऐसा तो नहीं है कि z की वैल्यू पुट करूंगा तो fxy निकल के आएगा। ये तो हम y इज इक्वल टू fx हमें पता ही है। y इज इक्वल टू fx का मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू में पुट करता जाता हूं और y की वैल्यू मेरी निकलती जाती है। ऐसे ही हम करते हैं, y इज इक्वल टू fx सेट रिलेशन फंक्शन के अंदर अगर मैं देखूं इस टाइप से, यहां पे जो भी मेरी वैल्यू मैं डोमेन के अंदर पुट करता रहता हूं उसमें तो को डोमेन के अंदर या रेंज उसकी आती जाती है, तो y इज इक्वल टू fx हम लिखते हैं, ठीक है। तो ये x के एलिमेंट हमारे पास होते हैं और ये मेरे पास fx के एलिमेंट होते हैं जिसे हम y से भी डिनोट करते हैं। तो y इज इक्वल टू हम fx लिखते हैं, ठीक है ना, फंक्शन में। तो यहां पे सारी की सारा का सारा दारोमदार किसके ऊपर है, सारा का सारा दारोमदार है हमारा x के ऊपर। x की जो जो वैल्यू आएगी तभी y की वैल्यू मेरी आएगी फंक्शन के अंदर पुट करने पे। फंक्शन क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए फंक्शन है मेरे पास x स्क्वायर, ठीक है। तो f की वैल्यू मैं 1 पुट करूंगा तो 1 आएगा, f की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो 4 आएगा, f की वैल्यू -2 पुट करूंगा तब भी मेरा 4 आ रहा है, f की वैल्यू 3 पुट कर रहा हूं तो 9 आ रहा है। समझ रहे हो बात को? तो कहने का मतलब x के ऊपर डिपेंड है, सारा डिपेंडेंसी x के ऊपर है और यहां पे जो fx टोटल मेरा आ रहा है वो y के इक्वल है, ठीक है। वो जो मेरा आ रहा है ये सारा क्या है, y है, ये सारा क्या है, y है। तो y की वैल्यू मैं डिसाइड नहीं कर सकता, x की वैल्यू मैं डिसाइड करना मेरे हाथ में है, डोमेन मेरे हाथ में है। तो कहने का मतलब x जो है मेरा वो क्या हो गया, इंडिपेंडेंट। x मैं अलग 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 कुछ भी पुट कर सकता हूं, बट x जो मैं पुट करूंगा वो फंक्शन के बाद उसके अंदर वैल्यू जो मेरी आ रही है 1 4 4 9 ये सारी क्या है मेरे पास, वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, x के ऊपर। तो ये मेरा क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल और ये मेरा क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो x की वैल्यू इंडिपेंडेंट है, किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रही, वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं ना कि गर्ल्स बोलती हैं कि मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूं शादी से पहले, है ना। तो वो इंडिपेंडेंट है, वो कहीं भी खर्चा कर सकती है, अपने पैसे कमा रही है, वो जॉब लगती है, कुछ भी काम करती है तो वो अपना खर्चा खुद कर सकती है, तो वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। x की वैल्यू वो कितना भी खर्चा कर सकती है, बट उसके ऊपर डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, y उसके ऊपर डिपेंड है x के ऊपर। तो यहां पे मेरे पास क्या आ जाता है, ये मेरे पास आ जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है z पूरा का पूरा x और y की वैल्यू के ऊपर, ठीक है। x और y की अगर मैं बात करूं, ठीक है, x और y ये मेरे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और ये मेरे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, ये मेरे पास इंडिपेंडेंट। तो एक बार इसको हटा दूं मैं, ये तो सिर्फ आपके उसके लिए था। अभी मैं ओडी और पीडी दोनों के अंदर आपको डिफरेंस भी बताऊंगा, क्योंकि स्टार्टिंग वाला जो है ना, शुरुआत जो होती है ना, मैंने तभी स्टार्टिंग में बोला शुरुआत अच्छी हो तो समझो आधा काम हो गया। अगर ये चीज अब समझ में नहीं आएगी कि डिपेंडेंट रट्टा मार लोगे ना, कल को फिर भूल जाओगे ये वाला डिपेंडेंट था क्या वो वाला था। आपको समझना है कि इसकी वैल्यू जब मैं पुट करूंगा, जैसे मान लीजिए एफ एक्स हमारे पास कोई ऐसा दिया हुआ है, एफ एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ठीक है, इस टाइप से दिया हुआ है। तो x और y की जो जो मैं वैल्यू पुट करूंगा, 1 और 2 पुट कर रहा हूं, तो 1 + 2 = 3 आ रही है, जो कि मेरी y आ रही है। y की जो मेरी वैल्यू है वो एक इस पे डिपेंड है। तो x और y की जो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं ना, वो इंडिपेंडेंट है, कुछ भी मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं। डोमेन जो भी दिया हुआ, डोमेन बिलोंग्स टू अगर r है तो रियल नंबर से कोई भी मैं एलिमेंट उठा सकता हूं, या डोमेन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, या डोमेन जो है बिलोंग्स टू बोल सकता है वो रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, कुछ भी। तो वो मेरे पास इनफाइनाइट है वो, और वो इंडिपेंडेंट है, कुछ भी पुट कर सकता हूं। बट y डिपेंड रहेगा इन दोनों पे, जो मैं पुट करूंगा ना वो y मेरा आएगा, ठीक है। तो ये चीज समझनी बहुत जरूरी है, माइंड के अंदर डालनी, ताकि आगे चल के सब कुछ ही आपका आसान हो जाएगा अगर ये चीज अच्छे से समझ में आ गई तो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको एक बार मैं यहां से हटा देता हूं, क्योंकि फिर हम इस पे टेबल करने वाले हैं अभी ओडी पीडी की पूरी कंप्लीट, कि भाई ओडी और पीडी में क्या क्या मेरा डिफरेंस रहने वाला है, ठीक है। और इसी को ही हम z = जैसे मैंने लिया, ठीक है, और यहां पे u से भी इसको डिनोट करते हैं। जैसे मान लीजिए f x y और z। अब मेरे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आईवी से लिख रहा हूं, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये मेरा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल।
क्योंकि एक्स वाई जेड की मेरी वैल्यू कुछ भी मैं पुट कर सकता हूं, ठीक है, उन पे डिपेंड करेगा फंक्शन के बाद वो क्या मेरी वैल्यू आएगी, वो यू उस पे डिपेंड करेगा, तो वो डिपेंडेंट हो गया। ओके रिपोर्ट, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे। अब जो है ना हम करते हैं टेबल। अब आपको समझ में तो आ ही चुका है, अब हम करते हैं टेबल। टेबल के अंदर देखो ध्यान से, मैं एक बार देख लेता हूं, व्हाइट से तो नहीं आ रहा, मतलब अच्छे से ब्लू से सही है, ठीक है, ठीक है। तो अब यहां देखो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या फर्क है वो ध्यान से देख लो। इसके अंदर क्या होता है, मेरे पास वन डिपेंडेंट वेरिएबल होता है एंड वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, कि डिपेंडेंट वेरिएबल भी वन होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी वन होता है। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये मेरे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। ओके रिपोर्ट। अब यहां पे देखो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। देखो एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो भी हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसा कि हमने डेफिनेशन के अंदर देखा कि टू और टू से ज्यादा मेरे क्या हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरे हो सकते हैं। वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड टू, और ऐसे लिख देते हैं हम, टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो लैंग्वेज के अंदर जब लिखा जाता है ना, हमें समझ में नहीं आता, कुछ कुछ बुक्स के अंदर कैसे कैसे लिखा जाता है, हमें समझ में नहीं आता। अब एक्चुअल में आप डिफरेंस देख लोगे ना तो आपको मजा आ जाएगा कि भाई डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है। यहां पे एग्जांपल ये दे दिया, यहां पे मैं एग्जांपल दे देता हूं, ऊपर वाला ही एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि u इज इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड, ठीक है। तो इसमें ये मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो तीन इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल भी वन है, वन यहाँ पे वन डिपेंडेंट और तीन मेरे इंडिपेंडेंट, तो टू और मोर इंडिपेंडेंट, दो या कम से कम तो दो होंगे। अगर एक ही हुआ तो फिर वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड नंबर पे और जो है ना इसके अंदर डिफरेंस देखो क्या आता है, ठीक है। नोटेशन का, जो इसकी नोटेशन है ना वो कौन सी है, डी अपॉन में डी एक्स। डी अपॉन में डी एक्स जब भी आ जाएगा तो आप समझोगे वो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसकी नोटेशन का, इसकी नोटेशन आ जाएगी जैसे कि करली अपॉन करली एक्स। अब यहां पे करली अपॉन करली वाई भी हो सकता है, ठीक है, करली अपॉन करली वाई भी हो सकता है, करली अपॉन करली जेड भी हो सकता है, ऐसे एटसेट्रा एक्स वाई जेड के अलग अलग चलते जाएंगे। इसके अंदर क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि डी अपॉन डी वाई भी हो सकता है, डी अपॉन डी जेड भी हो सकता है। समझ आ गई, तो ऐसे कर करके चलते रहेंगे। तो ये इसकी होगी नोटेशन। एक सिंगल वैसे डी बाई डी एक्स लिख दो, बाकी चाहे ना लिखो तब भी आपका काम चल जाएगा, ये सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। फोर्थ जो है इसमें डिफरेंस क्या होता है कि जो यहां पे मेरे पास ऑर्डिनरी डेरिवेटिव बोलते हैं हम इसे, जो डी है ना ये वाला डी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, और इसको हम क्या बोलते हैं, करली को, जो करली है, ठीक है, ये जो करली है इसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव। फर्स्ट जो स्लाइड होती है ना, जब भी मैं कोई भी टॉपिक स्टार्ट करवाता हूं तो उसको बहुत ध्यान से देखना होता है, क्योंकि उसके अंदर ही छिपा होता है राज आगे का सारा। आगे का सारा देखना कितना जल्दी होगा जब ये सब चीजें आपके माइंड में आ जाएंगी कि भाई उसको पहचानना कैसे, उसमें क्या फर्क होता है, नोटेशन का क्या मतलब होता है, एक एक चीज, ठीक है, कि नोटेशंस क्या होती है। तो यहाँ पे पार्शियल ये डेरिवेटिव होता है, ठीक है। अब हम ले लेते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल, और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। एग्जाम्पल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू एक्स क्यूब और प्लस में जैसे मान लीजिए 2x लगा दिया, तो इसका डी वाई बाई में dx करेंगे, डी बाई में dx किया y का, ठीक है। इसका डी बाई dx आपको पता ही है, डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस में 2, यहाँ पे x में था, x था, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है और डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक ही है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एग्जांपल में लेता हूं, तो कौन सा एग्जांपल मैं लूंगा, जैसे कि यहाँ पे u इज इक्वल टू या z इज इक्वल टू आप ले सकते हो, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस में मान लीजिए मैंने ले लिया वाई क्यूब ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस में 3xy, इस टाइप से ले सकते हो, बड़ा हो जाएगा ज्यादा, ठीक है, दो ही ले लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। x और y दो आ गए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो आ गए, डिपेंडेंट मेरा आ गया एक, तो इसका क्या होगा, करली u अपॉन करली x,
रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन होगा जो 2x आ जाएगा, y का 0 हो जाएगा। रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन करेंगे करली u अपन करली y, तो यहाँ पे 3y² आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपको आता है, पहले से ही आता है पार्शियल डिफरेंशिएशन करना कैसे, वो आपको आता है। ठीक है ना, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको पहले से आता ही है, बट ये है कि बस ये बताना था कि x और y दो आ गए, दो या दो से ज्यादा आ जाए, x y z आ जाए, 3 भी आ सकते थे। ठीक है, अगर मैं इसी को ही देख लूं प्लस में z भी कर देता तो यहाँ पे करली u अपॉन करली z भी आ जाता, जो क्या आता 1, z का डिफरेंशिएशन 1। तो अलग अलग डिफरेंशिएशन करना, तो वो पार्शियल डिफरेंशिएशन करना, पार्शियलिटी, ठीक है, पार्शियल अलग अलग, तो एक ही बार में कर देना, तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक डिपेंडेंट वेरिएबल, तो उसका एक ही बार में डिफरेंशिएशन कर देना। मुझे लगता है इनफ है आपको ओडी और पीडी का डिफरेंस बताने के लिए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। आपको बिल्कुल अच्छे से सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं विद एग्जांपल ओडी पीडी क्या है, अब आप डिफरेंस अच्छे से पता कर पाओगे। ठीक है, चलिए आगे, चलिए जी आगे चलते हैं। अब हमारा है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपने ओडी के अंदर भी पढ़ा होगा, ठीक है, डी बाई डी एक्स होता है जब, ठीक है, उसका जितना उसका डिफरेंशिएशन जितने बार हुआ होता है ना, उतना उसका ऑर्डर होता है, और जो हाईएस्ट डिफरेंशिएशन है जितनी उसकी पावर है उतना उसका क्या होता है, डिग्री होती है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव अकरिंग इन द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले ओडी के अंदर करते थे हम, जैसे कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, याद है, डी वाई बाई में डी एक्स प्लस में मान लीजिए 3x इज इक्वल टू 0 है, तो यहां पे ऑर्डर कितना होता था उसका 2, क्योंकि यहां पे हाईएस्ट डिफरेंशिएशन देखा जाता है, डी बाई डी एक्स ये 1 टाइम डिफरेंशिएशन है, ये 2 टाइम है। ठीक है, तो हाईएस्ट देखा जाता है, और इसकी जो डिग्री होगी, जो इसी की पावर होगी ना, जितनी 1 पावर है तो 1 उसकी डिग्री हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये होता था मेरा ओडी के अंदर। तो साथ साथ मैं ओडी के अंदर भी जो है ना करवाता चलता हूं, ताकि आपको माइंड के अंदर सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, तो यहां पे हम एग्जांपल ले लेते हैं डायरेक्ट, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब इसमें करली आ जाएगा, ठीक है, करली अपॉन करली एक्स आ गया जैसे, ठीक है, करली अपॉन करली एक्स, तो u, ठीक है, प्लस में, क्योंकि u इज इक्वल टू एफ एक्स, फंक्शन जो है ना एक्स वाई जेड का हो सकता है, जैसे कि एक्स वाई जेड टी डब्ल्यू, कितने भी जो है ना उसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास जैसे कि करली स्क्वायर u अपॉन करली एक्स करली वाई, ठीक है, और या सिंपल ये वाला ले लो, करली u अपॉन करली वाई, सिंपल छोटी सी इक्वेशन अगर मैं मानता हूँ, इज इक्वल टू 0 कह दो। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो ऑर्डर इसका कितना हो गया, इज इक्वल टू 2। ठीक है, ऐसे ही और एग्जांपल ले लो, जैसे कि यहाँ पे मैं ले लेता हूँ क्यूब करली स्क्वायर u अपॉन करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर u अपॉन करली वाई स्क्वायर प्लस में करली स्क्वायर u अपॉन करली एक्स करली वाई प्लस में करली u अपॉन करली वाई इज इक्वल टू 0। ये इज इक्वल टू जो भी साइन एक्स ले लो, कोस एक्स ले लो, या कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हो। तो हमें तो मेन कितनी भी बड़ी इक्वेशन हो, हमें देखना है डेरिवेटिव सबसे ज्यादा कब हो रहा है, डिफरेंशिएशन पार्शियल करली के अंदर। ठीक है, क्योंकि पार्शियल की बात हो रही है, पार्शियल डेरिवेटिव की। ठीक है, तो यहाँ पे 3 बार हो रहा है, तो यहाँ पे ऑर्डर कितना आ गया, बस सिंपल है ऑर्डर का। डिग्री क्या होती है देखो, द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, जो इसकी हाईएस्ट पावर होगी ना, जैसे मान लीजिए इसकी पावर, अगर मैं यहाँ पे एक अगर आपको बताऊं कि मान लीजिए इसकी मैं पावर कर देता हूँ 4 और इसकी पावर कर देता हूँ 6, ठीक है, तब भी मेरा ऑर्डर मेरा क्या बनेगा, यहाँ पे हाईएस्ट डिफरेंशिएशन जो होगा ना उतना ही उसका ऑर्डर बनेगा, ना कि पावर को देख करके। पावर जो होगी वो क्या होगी मेरे पास, क्या इंडिकेट करेगी, उसकी डिग्री। ठीक है, जैसे कि उसके बाद वही है, इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आफ्टर मेकिंग फ्री फ्रॉम रेडिकल्स फ्रैक्शंस एंड ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। कहने का मतलब यहां पे बहुत सारे हमने पहले भी एग्जांपल ऐसे देखे हैं कि अगर मान लीजिए पावर, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं तब जो है ना चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। मान लीजिए ऐसा है हमारे पास कि करली क्यूब u, ठीक है, करली एक्स क्यूब ले लिया मैंने, और यहां पे मैंने ले लिया करली स्क्वायर u अपॉन करली वाई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ले लिया मैंने पास साइन एक्स सारे की
पावर कितनी है 1/3 और यहाँ पे जो पावर है मेरे पास 3 है और यहाँ पे मेरे पास जो पावर है वो है 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे इतना भारी भरकम हमने ले लिया। अब इसका अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तब भी यहाँ पे देखो ऑर्डर इसका कितना है, 3 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, ऑर्डर तो इसका 3 ही रहेगा। बट डिग्री की बात करूं, डिग्री के अंदर पावर कभी भी फ्रैक्शन के अंदर नहीं होनी चाहिए। फ्री फ्रॉम, यहां देखो फ्री फ्रॉम, फ्री कर दो उसको रेडिकल से फ्रैक्शन से, रेडिकल से फ्रैक्शन से मतलब रूट में अगर है 1/2 है या रूट के अंदर दिया हुआ है या इस टाइप से इसको दिया हुआ है रूट के अंदर। ठीक है, तो कैसे भी जो है ना दिया हुआ है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन दिया हुआ है e की पावर x के अंदर कुछ भी ऐसा दिया हुआ है उसमें जो 1 में फ्रैक्शन इस टाइप से दिया हुआ है उसको फ्री करना होता है। जैसे पावर 1/3 है ना, इसको 3 पावर से उसको हमें आगे इसको सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो करली क्यूब u अपॉन में करली x क्यूब, सारे की पावर 2 है, सारे की पावर 3 और करनी पड़ेगी हमें, पावर 3 सब जगह पे। ठीक है, और यहाँ पे इसको ना हम तो फिर +2 टाइम आ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस इसका क्यूब करेंगे, क्यूब करने में दिक्कत आएगी तो या तो ऐसे करो, इसको ऐसे कर लो। ठीक है, और इजी हो जाएगा, नहीं तो फिर ना थोड़ा सा लंबा सोल्व करना पड़ेगा और मैं चाहता हूं कि इस पे ज्यादा टाइम ना लगाया जाए। 1/3। ठीक है, तो इज इक्वल टू यहाँ पे देखो क्या हो गया, ये चीज होगी, पावर क्यूब कर दिया और यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया sin x आ गया, सिंपल। अब जो है यहाँ पे पावर 2 × 3 क्या होगी 6 होगी। ठीक है, तो यहां से पावर मेरे पास क्या आ गई, करली क्यूब u अपॉन में करली x क्यूब। ठीक है, और पावर मेरी आ गई 6 इज इक्वल टू आ गया मेरे पास sin x। ठीक है, अब यहां पे हमें क्या देखना है, ऑर्डर एंड डिग्री। तो ऑर्डर कितना है, जितने टाइम उसका डिफरेंशिएशन है 3 टाइम है तो ऑर्डर कितना आ गया 3 आ गया। जितने हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर है वो क्या आ गई मेरी डिग्री कितनी आ गई 6 आ गई। ओके, रिपोर्ट समझ में आती है ना बातें, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ही एक और एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहां पे हम लेते हैं जैसे मान लीजिए करली स्क्वायर u अपॉन में करली x स्क्वायर पावर 3 है और करली क्यूब x u z ले लो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, करली z अपॉन में करली y क्यूब सारे की पावर है 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो आप, मान लीजिए एक्स वाई जेड ले लिया मैंने। ठीक है, जेड तो इधर आया हुआ है, एक्स वाई ले लिया। ठीक है, अपनी तरह से कुछ भी आप एग्जांपल सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे अब देखा जाए तो ये क्या है, ऑर्डर 2 है, यहाँ पे ऑर्डर 3 है। तो यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे 2 है। तो आप बोलोगे जो हाईएस्ट जो होती है वो मेरी डिग्री होती है, तो डिग्री इसकी 3 बननी चाहिए। नहीं, हाईएस्ट जो ऑर्डर होता है ना, ऊपर जो लाइन लिखी हुई है कि हाईएस्ट ऑर्डर जो होगा, देखो हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, ठीक है, उसकी बनती है। तो यहां पे मेरे पास ऑर्डर भी यहीं से देखना पड़ेगा, जो हाईएस्ट ऑर्डर है ना, ऑर्डर इज इक्वल टू 3 है तो डिग्री भी यहीं से आएगी 2। डिग्री यहां पे 3 अगर देख लो आप हाईएस्ट है वो नहीं आएगी, क्योंकि यहां पे हाईएस्ट ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर यहां पे 2 है, क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, यहां पे 3 बार हो रहा है, तो ऑर्डर की ही पावर देखी जाती है हमेशा। तो यहां पे गलती मत कर देना ऑर्डर और डिग्री छांटने में। ठीक है, आपका एग्जाम में क्वेश्चन भी इसके ऊपर पूछा गया। चलिए आगे चल के करते हैं। चलो समझ में आ गया। अब हम करते हैं नोटेशन की बात, जो कि हम मेन पीडी के अंदर नोटेशंस हम यूज करते हैं, क्योंकि PQRST, PQRST, ठीक है, ये 5 ऐसी नोटेशन है जो कि हमारी आगे चल के सारी पीडी के अंदर यूज होनी है। तो उसको पहले से ही हम देख लेते हैं, ताकि आगे चलने से पहले ही हमें ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पे नोटेशंस क्या है मेरे पास, करली अपॉन करली एक्स की जब भी मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए करली यू अपॉन करली एक्स की, या जेड से ले लो आप, क्योंकि आगे जाके हमें जेड ही ज्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, तो इसको हम करेंगे पी से डिनोट। ठीक है, और करली जेड अपॉन करली वाई जब भी डिफरेंशिएशन होगा इसे हम क्यू से डिनोट करेंगे। करली जेड अपॉन करली एक्स स्क्वायर होगा जब इसका, ठीक है, उसको हम पी क्यू आर से करेंगे। ठीक है, इसको चलो नीचे कर लेते हैं हम, है ना, या तो इसको एक थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, पी क्यू आर, और यहाँ पे करली जेड अपॉन में करली एक्स, करली वाई की जब भी मैं बात करूँ पी क्यू आर एस से डिनोट करेंगे, और करली जेड अपॉन करली वाई स्क्वायर की जब भी बात होगी उसको हम टी से डिनोट करेंगे।
तो ये वाली चीजें आपको ध्यान में रखनी है हमेशा। आगे चल के यही नोटेशंस पे हम सारा काम करने वाले हैं, और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना, इसी का ही यूज करके आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बस इतना ही 5 चीजें याद रखनी है, उसके अलावा कुछ भी ध्यान में रखना, आपका सब काम हो जाएगा। करली जेड अपॉन करली एक्स को पी, इसको वाई। देखो याद करने का तरीका, पहले एक्स का डिफरेंशिएशन, फिर वाई का पार्शियल, फिर एक्स स्क्वायर का इसका, फिर एक्स और वाई दोनों का, फिर लास्ट में वाई का। और ये तो आपको याद ही है, पी क्यू आर एस टी, ये तो सीधी मतलब एबीसीडी है, पी क्यू आर एस टी। फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब हम बहुत सारी ऐसी चीजें करने वाले हैं जिसके अंदर अलग अलग टाइप की मैं पीडी की इक्वेशन आपके सामने रखूंगा, जिसके अंदर हम अलग अलग देखेंगे कि किसी में तो हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव करना होगा, किसी के अंदर हमें कुछ अलग अलग, जैसे कि इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की बात हो रही, किसी में फंक्शन को, किसी में इक्वल इंटरसेप्ट को, ठीक है। इस टाइप से हम वो सारी चीजें करने वाले हैं। तो ध्यान से देखना, ये क्या है कि अलग अलग टाइप्स हैं पहचानने के कि इसको हम सोल्व कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई फंक्शन है f, ठीक है, u इज इक्वल टू, यहां पे z इज इक्वल टू ले लो, u इज इक्वल टू ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। z इज इक्वल टू, z लेंगे ना फिर x y z की दिक्कत आती है, तो u ले लिया मैंने। तो x y z है मान लीजिए, और यहाँ पे है मेरे पास a b c, ठीक है, इस टाइप से इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास एक इक्वेशन दी हुई, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इज इक्वल टू 0 लगा दो, या इज इक्वल टू कुछ भी आए तो उसे हम इक्वेशन बोलते हैं, अदरवाइज वो पोलिनोमियल होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे x 3 मेरे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो यहां पे मेरे को तीनों को रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव करने के लिए हम फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे कि f जो भी मेरा फंक्शन दिया हुआ उसको 0 पुट करूंगा। सेकंड स्टेप में क्या करूंगा कि करली f अपॉन में करली x रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करूंगा, उसको 0 रख दूंगा। थर्ड में क्या करूंगा, करली f अपॉन में करली y जो है उसको मैं 0 रख दूंगा। फोर्थ स्टेप में क्या करूंगा, करली f अपॉन करली z जो दिया उसको 0 रख दूंगा। ऐसे स्टेप चलते चले जाएंगे जितने भी मेरे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। तो 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 3 ही मेरे एक्स वाई जेड है, तो उन सबको मैं 0 रख के उसका आंसर निकाल दूंगा। ये मेरे पास इसे क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेरी, जो एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उसको रिमूव करूंगा, उतने बार मेरा डिफरेंशिएशन होता चला जाएगा, ठीक है। समझ में आएगा, ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, आगे चल के बात करेंगे उस पे। तो z इज इक्वल टू कोई क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आगाज हो चुका है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि ये खुद आपसे भी एक बार आप भी देखो इसको, तो मैं तो सोल्व करवाऊंगा ही। z इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो f दिया हुआ है, u दिया हुआ है, z दिया हुआ है, बात एक ही है, u है चाहे z है, ठीक है। तो z मैंने इसलिए नहीं दिया, यहाँ पे z है, तो कंफ्यूज मत हो जाओ, या तो x y कर लो, z देना है तो x प्लस ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी। तो यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, आगे चल के बात क्या कर रहा है, वेयर ए बी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फ्रॉम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो a और b आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, a और b 2 है, तो 2 है, तो 2 बार ये मेरे पास फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेप मेरे लगेंगे विद डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू x रिस्पेक्ट टू y, उसको 0 में रख दूंगा और f को 0 रखूंगा। f को सबसे पहला मैं f को 0 रखूंगा, ठीक है। f को 0 रखूंगा तो z से इधर आ जाएगा, z माइनस x माइनस ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का b इज इक्वल टू 0। सेकेंड स्टेप, ठीक है, ये स्टेप है, तो यहां पे मैं स्टेप की बात कर रहा हूं। सेकेंड स्टेप में क्या करता हूं, डिफरेंशिएशन, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन को 0, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन को 0 रखो, तो z इज इक्वल टू, यहां पे ये देखो z इज इक्वल टू मैं रखूंगा, ठीक है। तो z इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, या इसी को ही आप कर सकते हो डायरेक्ट, f को 0 रख दिया, फिर उसका डिफरेंशिएशन को 0 रख दो, ठीक है। तो करली z, अभी तो मैं करके दिखा रहा हूं बहुत आराम से, आगे चल के जब मैं बात करूं बहुत जल्दी इसको सोल्व करने वाला हूं। करली z अपॉन में करली x माइनस रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन 1, इसका रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा, 2ax इंटू वाई स्क्वायर एज इट इज, b का क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0 रख दूंगा। थर्ड स्टेप की मैं बात करूंगा रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, और x का क्या हो जाएगा 0, इसका क्या आएगा 2y आ जाएगा इसका, x स्क्वायर और y इसका इज इक्वल टू 0। इतना तो आपको आता ही होगा क्योंकि x स्क्वायर का एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई के अंदर y स्क्वायर क्या आ जाएगा 2y हो जाएगा, ठीक है। 2 मैंने पहले लिख दिया, अब तीनों हो गया। अब इससे आपको आंसर निकालना है, बस बात खत्म होगी, बात खत्म। अब क्या करना है हमें कि हम ऊपर नोटेशन देख चुके हैं, रिस्पेक्ट टू x जब भी होगा, कुछ भी हो, z हो कुछ भी हो, p लिखना है, रिस्पेक्ट टू y होगा q लिखना है हमने, ठीक है।
तो इसको अगर मैं आगे बढ़ाते हुए करली जेड अपॉन करली एक्स है, इसको मैं क्या डालूंगा, पी डालूंगा, -1 माइनस 2ax/y² इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मैं क्या मानूंगा, क्यू, यहाँ पे नोटेशन है देखो। ठीक है, तो क्यू -2ax² इज इक्वल टू 0। अब हम बात करेंगे आंसर के ऊपर, p -1 इंटू एक्स, ये p माइनस एक्स, p -1, तो p -1 आ रहा है, p -1 आ रहा है। अगर मैं p -1 इज इक्वल टू कुछ रख दूं और q इज इक्वल टू कुछ रख दूं, क्योंकि p -1 इंटू एक्स आ रहा है और q समथिंग आ रहा है, p -1 x q समथिंग y। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, बस इतना ही तो फर्क है। इस टाइप से मैं थोड़ा सा छांट भी सकता हूँ, आंसर भी कैसे हम इजीली इसको निकाल सकते हैं। इन दोनों को मैं सोल्व करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाता है p -1 इज इक्वल टू 2ax/y², और इधर आ जाता है मेरे पास q इज इक्वल टू 2ax²y। यही आ जाएगा इन दोनों से। अगर मैं इसको वो देखो, इधर देखो 2ax y², x और y का सिर्फ फर्क है। अगर मैं ऊपर वाले को x से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ पे x² इंटू y², बाकी सारा सेम है, नीचे वाले से सिर्फ y, इधर y से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों को माइनस कर दूं इज इक्वल टू 0, तो फर्स्ट ऑप्शन ही मेरा करेक्ट हो रहा है। या तो ऐसे कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसको अगर मैं इक्वेशन 1 मानता हूं, इसको इक्वेशन में 2 मानता हूं। ठीक है, और x इंटू में इक्वेशन 1 माइनस में y इंटू में इक्वेशन 2। ठीक है ना, समझ आ रही है। तो p -1 इंटू में x माइनस का y इंटू में q, या q इंटू y इज इक्वल टू 0 आ रहा है, आप देख लो। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट ही मेरा करेक्ट हो गया। हमने क्या किया, a और b दोनों को रिमूव कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। आंसर के अंदर कहीं भी a और b नहीं है, p और q है। और p और q आप भूल मत जाना, यहां से आप बोलोगे यार ये तो x y z की फॉर्म में p और q कहां से आ गए, क्योंकि आंसर के अंदर p और q है, तो p और q यहां से आए, तो ये मेरे पास हो जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए मैंने एग्जांपल इसी के साथ करवाया, ताकि आप नोटेशन को याद रखो, क्योंकि नोटेशन से ही सारा पीडी पूरा कंप्लीट होना आगे चल के। नोटेशन अगर याद नहीं होगी ना, तो पीडी में दिक्कत आएगी। ठीक है, अब मुझे लगता है बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पहला तो हमने डिफरेंस किया ओडी का, पीडी का, फिर हमने जो है ना ऑर्डर और डिग्री को देखा, उसके बाद हमने नोटेशन देखी, और अब हम जो है ना एग्जांपल भी कर चुके हैं एलिमिनेशन का, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, फाइंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, देखो अगर आपको कंप्लीट, जैसे कि लीनियर अलजेब्रा मैं पूरा कंप्लीट करवा चुका हूँ। ठीक है, और ग्रुप थ्योरी, नंबर थ्योरी, रिंग थ्योरी, फील्ड, ये सारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, रियल के भी कुछ चैप्टर हो चुके हैं, बाकी कंप्लीट हो जाएंगे। मैट्रिक्स स्पेस पूरा कंप्लीट हो चुका है, प्रीवियस ईयर के साथ साथ क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो आपको एप्लीकेशन जो है ना, मिशन DSSB जो है ना, उसके अंदर सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, और ये नंबर दिए हुए हैं, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कॉल कर सकते हो। और ये जो ऐप है दोनों ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, चाहे वो गूगल प्ले स्टोर हो, चाहे वो iOS स्टोर हो एप्पल का। ठीक है, दोनों पे ही अवेलेबल है, और लैपटॉप में भी चला सकते हो, उसका भी प्रोसेस है, लास्ट के अंदर आपको बताता हूं। ठीक है, चलिए जी, अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप पे। अब तो था a और b को रिमूव करना था, एलिमिनेट करना था, डायरेक्ट अलग अलग दिए हुए थे a और b। अगर मेरे पास ऐसा आ जाए, ऑल प्लेन्स की बात कर दे, प्लेन देखो इंटरसेप्ट फोन होगी ना, x अपॉन a, y अपॉन b, z अपॉन c, याद है हमने प्लेन किए थे, जो 3D के अंदर हमने किया था ना, स्ट्रेट लाइन, प्लेन्स और ये सारी चीजें की थी। हैविंग इक्वल एक्स वाई इंटरसेप्ट, अगर इक्वल एक्स वाई इंटरसेप्ट आ जाए, इसका मतलब क्या होता है, इक्वल एक्स वाई इंटरसेप्ट, उसके अंदर x और y इंटरसेप्ट इक्वल है, तो a इज इक्वल टू b आ गया। याद है ऐसे होता था यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे होता था x इज इक्वल टू, जैसे मान लीजिए a है और y इज इक्वल टू यहाँ पे b है, तो हम लिखते थे x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां से इसकी डिस्टेंस a है, इसकी डिस्टेंस b है, वो कहता है दोनों ही इक्वल आ जाएं, तो x अपॉन a प्लस y अपॉन a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है ना, सिंपल। तो कहने का मतलब x प्लस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे भी करके बना लो। तो हमने प्लेन के अंदर ये सारी चीजें 11th 12th वाले कंटेंट के अंदर मैंने करवाई हुई है, ये हमने अच्छे से पढ़ी हुई है। ठीक है, तो ये चीज आपको साथ साथ जो है ना, मैं इसलिए बता रहा हूं कि हो सकता है कुछ स्टूडेंट ऐसे हो जिसको ये समझ में ना आ रहा हो ये इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो ये जो आपका जो मैंने स्टार्टिंग के अंदर सिलेबस बताया कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जो है ना, इसकी हम साथ साथ जो है ना करते चलते हैं। तो एक्स वाई इंटरसेप्ट का मतलब a इज इक्वल टू b, तो यहाँ पे ये इक्वेशन मेरी क्या बन जाती है, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन a प्लस जेड अपॉन c इज इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे यार इसमें तो यार कुछ दिया ही नहीं हुआ, ना तो u इज इक्वल टू, ना z इज इक्वल टू, ना कोई ऐसी इक्वेशन दी हुई है इस टाइप की,
इस टाइप की कुछ इक्वेशन तो वो देता है z इज इक्वल टू ये, तब तो हम उसमें से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लगाते, उसका डिफरेंशिएशन करते, कुछ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है ना रिमूव करते, जैसे इसमें a और c दो है, ठीक है ना, दो है ना, वही फर्स्ट मेथड हमारा एलिमिनेशन वाला ये बन गया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वाला, ठीक है। इसको हम कैसे करेंगे, अगर इस फॉर्म के अंदर दिया हुआ है तो उसका भी इलाज है। देखो यहां पे क्या है कि a कॉमन है, तो यहां पे आ गया x प्लस में y, a कॉमन आ गया, तो यहां से मेरा मल्टीप्लाई हो जाएगा। मान लीजिए a से सबको मैंने न्यूमरेटर के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे समझ लो चाहे तो az इज इक्वल टू a, ये ऐसे लिख सकता हूं, a मैंने कॉमन ले लिया, उधर चला गया सब जगह पे। तो इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूं, x प्लस वाई प्लस में a अपॉन सी, z मेरे पास क्या है f x और y का फंक्शन ही तो है, यहाँ पे वेयर क्या है z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। ऐसे ही तो हम करते आए हैं पीछे कि z इज इक्वल टू क्या है एफ एक्स वाई का फंक्शन, स्टार्टिंग के अंदर जो है यही तो मैंने बताया कि u इज इक्वल टू एफ एक्स वाई या z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, ये देखो फंक्शन, ठीक है, x और y का फंक्शन मतलब x और y के अंदर अगर वो आ जाए तो ये x और y के अंदर ही तो है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, ये मेरा z जो है वो x और y के अंदर है, हमारे को फंक्शन मिल गया, ठीक है। अब हमारे को तसल्ली है, अब कोई दिक्कत नहीं है कि हमारे को एक फंक्शन मिल चुका है जो कि क्या है f। अब क्या है कि ये जरूरी नहीं कि इसको इधर लेके जाओ तभी डिफरेंशिएशन करो, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दो। अब आपका कौन सा मेथड यूज होगा, ये वाला आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का रिमूव करने वाला, मतलब डायरेक्ट वो भी जीरो और फर्स्ट टर्म डिफरेंशिएशन x पार्शियल डिफरेंशिएशन x जीरो रिस्पेक्ट टू y जीरो, ठीक है। तो वो हम इस पे अब अप्लाई करेंगे, रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा 1, ये जीरो और प्लस में ये a बाई सी और f डैश एक्स वाई, ठीक है। सिंपल z को मैंने माना है इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जीरो, रिस्पेक्ट टू y मैं लिख देता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू y। रिस्पेक्ट टू y मैं करूंगा तो यहाँ पे 1, y के x का जीरो, यहाँ पे सेम, ठीक है ना, x और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जीरो, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। इसको इक्वेशन में 1 मानता हूं, इसको इक्वेशन में 2 मानता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्पेक्ट टू जब मेरा x होता है तो करली जो है ना रिस्पेक्ट टू फर्स्ट टर्म डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, यहाँ पे लगाना चाहूं मैं ये लगा सकता हूं z को करली z अपॉन करली x, उस टाइप से भी हम कर सकते हैं, नहीं तो इस टाइप से भी देख सकते हैं, बट इस टाइप से जो है ना फिर आंसर अच्छे से नहीं आएगा p और q की फॉर्म में, ठीक है ना, समझ आ रही है ना। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा एफ एक्स वाई है, एक टाइप से z ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा करली z अपॉन करली x, क्योंकि z को ही मैंने एफ एक्स वाई माना है, वो तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए, शो करने के लिए, अदरवाइज रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, यहाँ पे रिस्पेक्ट टू मैंने y किया है, तो थोड़ा सा फर्क हो जाएगा, तो इसको मैं इक्वेशन 1 और 2 में मानता ही नहीं, इसको थोड़ा सा और आगे हम लेकर चलते हैं। कैसे कि रिस्पेक्ट टू करली z अपॉन करली x को मैं क्या पुट करूंगा p, इसको मैं क्या पुट करूंगा q, तो 1 प्लस a बाई सी इंटू p इज इक्वल टू जीरो और 1 प्लस a बाई सी क्यू इंटू जीरो, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे मेरे पास ये हो गया, मेरे पास इक्वेशन 1 और ये मेरे पास हो गया 2, इन दोनों को सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। दोनों साइड 1 1 है, ठीक है, दोनों साइड इधर भी -1 हो जाएगा, इधर भी -1, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो सिंपल ये दोनों एक्चुअल में देखा जाए तो इक्वल ही है, 1 1 a बाई सी p और q इज इक्वल टू जीरो, तो p इज इक्वल टू क्या, इन दोनों से सोल्व करोगे तो p इज इक्वल टू तो q ही आ रहा है, या ऐसे लिख सकते हो p माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो, कैसे भी आप लिख लो। तो वही मैंने किया था कि f डैश एक्स वाई यहाँ भी दोनों जगह सेम, क्योंकि दोनों इक्वल ही तो आ रहे थे, तो इक्वल ही मेरे आगे p माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, समझ में आ गया। सोल्व करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 माइनस 2 कर दो या 2 माइनस 1 कर दो, जैसा भी कर दो। थर्ड जो है मेरे पास, अभी आपने इंटरसेप्ट फॉर्म भी देख लिया, थर्ड जो है मेरे पास क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शन। पहले था आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एबीसी, अगर आर्बिट्रेरी फंक्शन आ गया, जैसे कि ये आ गया z इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस में f आ गया, ये फंक्शन आ गया, फंक्शन की जब बात होगी तब मैं इसको कैसे रिमूव करूंगा, तो हर टाइप में आपको करवाने वाला हूं, ताकि आपके माइंड में आए कि भाई अच्छा अब ये फंक्शन वाली आ रहा है, अच्छा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहा है, अच्छा ये इंटरसेप्ट फॉर्म आ रही है, अच्छा हर चीज आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। जैसे नेक्स्ट मैं करवाऊंगा आपको फुल एफ एन जी, अगर मेरे पास फंक्शन यहाँ पे देखो, ये भी मेरा फंक्शन है और ये भी मेरा फंक्शन, अगर दो फंक्शन आ जाते हैं तब हम इसको कैसे रिमूव करेंगे। तो एक एक चीज अच्छे से ध्यान से समझना, फर्स्ट लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आगे के लेक्चर भी है इंपॉर्टेंट, बट फर्स्ट बहुत ज्यादा होता है। इफ एन इक्वेशन एक्स वाई जेड, अगर एक्स वाई जेड के अंदर
कांस्टेंट कंटेन्स एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, अगर एक्स वाई जेड के अंदर कोई दिया हुआ है और एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, देन एलिमिनेट करने हमने ऑफ दिस एन आर्बिट्रेरी फंक्शंस फ्रॉम, ये फंक्शन है, सॉरी कांस्टेंट नहीं है, फंक्शन है, गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन। अगर कोई ऑर्डर एन की है, मान लीजिए ऑर्डर 2 की है, ऑर्डर 3 की है, ऑर्डर 3 की है, तो यहां पे दिया होगा, यहां पे देखो ये क्या है मेरे पास एक्स और वाई फॉर्म में, एक्स और वाई एफ दिया हुआ है अगर फंक्शन, तब हम इसे कैसे रिमूव करते हैं, डायरेक्ट आपके सामने एग्जांपल के थ्रू हम करेंगे, चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। तो हम सिंपल करते हैं, जेड इज इक्वल टू सबसे पहले तो करली जेड अपॉन करली एक्स, ठीक है, तो एक्स आ जाएगा यहां पे, ठीक है, और y का क्या हो जाएगा, y सिंपल, सॉरी x का रिस्पेक्ट x करें, x का 1 और y आ जाएगा सिंपल, प्लस में ये क्या हो जाएगा मेरे पास f डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इनटू में क्या आ जाएगा, रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो 2x आएगा, इसका आएगा 0, इनटू में आ जाएगा 2x। इसको और भी इजी बनाने के लिए और भी फास्ट करने के लिए करली जेड अपॉन करली एक्स को डायरेक्ट पहले p ही पुट कर दो, ठीक है, समझ में आया, मैं नहीं कर रहा फिर भी। नेक्स्ट करली जेड अपॉन करली वाई, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, रिस्पेक्ट टू y करेंगे, y का 1 x आ जाएगा, प्लस में इसका सेम f डैश, ठीक है ना, f डैश एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इनटू में 2y, क्योंकि रिस्पेक्ट टू y करना है, x का हो जाएगा 0। तो यहां पे इसको और आप अच्छे से सोल्व करते हो जब, तो करली जेड अपॉन करली को p पुट करेंगे और इसको मैं क्या पुट करूंगा q, बाकी सारा सेम है, y प्लस में f डैश एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इनटू में 2x, और ये क्या हो जाएगा x प्लस में f डैश एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2y। अब देखो इन दोनों में हम क्या खेल खेल सकते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पे y है, यहाँ पे 2x है, 2 दोनों में सेम है, यहाँ पे y, यहाँ पे x, यहाँ पे x, यहाँ पे y, अगर मैं यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर दूं तो xy हो जाएगा, यहाँ y से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, x से, यहाँ पे कर दूं y से, तो आपका काम बन जाएगा, दोनों सेम हो जाएंगे, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, वही मेरा आंसर कोई ना कोई आ जाएगा, जैसे px माइनस क्यू वाई इक्वल टू 0 या py माइनस क्यू इक्वल टू, ये चीज कोई भी आंसर मेरा बन जाएगा, या ऐसे भी करके देख सकते हो, डायरेक्ट ऐसे भी करके दे सकते हो, थोड़ा सा आपको आइडिया लगाना पड़ेगा आंसर कैसे बन रहा है। तो यहाँ पे एक तो ये है कि मैं इसको मल्टीप्लाई करके इसको में से माइनस कर दूं, एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, ये देखो एक्स वाई आएगा, इधर भी वाई एक्स, उधर से पी एक्स और इधर से क्यू वाई, बट यहाँ पे एफ डैश और एफ डैश फिर से रह जाएगा, फंक्शन मेरा रह जाएगा, और फंक्शन ही तो मुझे रिमूव करना है, मुझे करना क्या है एक्चुअल में कि एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शन, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नहीं है, फंक्शन की बात है, तो हम इसको क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन अपॉन में सेकंड इक्वेशन रखेंगे ऊपर नीचे, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगी, ये p माइनस वाई इज इक्वल टू समथिंग कि f डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनटू में 2x, और यहाँ पे क्या आ जाएगी q माइनस में x इज इक्वल टू x इधर आ जाएगा, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा फंक्शन। तो जब भी फंक्शन में आ जाए तो इस टाइप से क्या करो, अपॉन कर दो इस सारे को, ये अपॉन ये, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इक्वल का साइन कहां आ जाएगा, बीच में आ जाएगा, ये इज इक्वल टू ये, ठीक है। तो अब जो है मैं सोल्व कर सकता हूं, तो ये आ जाएगा मेरे पास p माइनस एक्स अपॉन में q माइनस p माइनस वाई है ना, q माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये मेरा पूरा फंक्शन कट जाएगा, और मुझे काटना भी यही था क्योंकि मुझे फंक्शन ही मेरा रिमूव करना था, ठीक है। तो ये कटिंग मैं ऐसे कर देता हूं कि, ठीक है, तो ये फंक्शन मेरा पूरा का पूरा कट हो गया, तो 2 से 2 कट हो गया, तो x अपॉन वाई बचा, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, जैसे मर्जी कर लो, तो पी वाई, इसको इधर लेके जाएंगे तो इधर लेके आएंगे क्यू एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे ये मेरे पास माइनस का वाई स्क्वायर बनेगा, उधर जाके प्लस का वाई स्क्वायर बन जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा करेक्ट हो गया, पी वाई माइनस क्यू एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, समझ में आती है बात, कुछ भी ज्यादा बड़ी चीजें नहीं है, बट समझना है, बस मुझे अब फंक्शन दिया हुआ है तो फंक्शन को रिमूव करना है, ठीक है। आर्बिट्रेरी जो इंटरसेप्ट फॉर्म दी हुई है, तो ए और सी दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो 2 बार डिफरेंशिएशन करके रिस्पेक्ट टू एक्स रिस्पेक्ट टू वाई उन दोनों को रिमूव करना है। सिंपल में दिया हुआ ए और बी 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो उनको डिफरेंशिएशन करके रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई पार्शियल, तो उसको रिमूव करना है, ठीक है। बस आपको ये पहचानना आना चाहिए, इसीलिए हम अलग अलग सारी चीजें देख रहे हैं। नेक्स्ट है मेरे पास, अगर मेरे पास फुल आ जाता है ए और एफ और जी, 2 फंक्शन आ जाते हैं एक्स प्लस ए वाई, एक्स माइनस ए वाई की फॉर्म में, तब हम कैसे करेंगे, तब भी सिंपल हम करेंगे करली जेड अपॉन करली एक्स रिस्पेक्ट टू एक्स। मैं अब इसको करली जेड अपॉन करली एक्स नहीं, डायरेक्ट पी लिख रहा हूं,
ठीक है, एग्जाम में जाओगे तो इतनी स्पीड आपकी होनी चाहिए कि इसको हम पी बोलते हैं, नोटेशन के अंदर हम सारा सीख चुके हैं अच्छे से, ठीक है, इसको पी बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास एफ डैश समथिंग, कुछ भी अंदर आता रहे मुझे पता मतलब नहीं है, क्योंकि आना तो यही है। इसका रिस्पेक्ट टू एक्स होगा तो 1 आ जाएगा, बस बात खत्म, ठीक है। और इसका तो रिस्पेक्ट टू एक्स होगा तो ये क्या आ जाएगा जी डैश, सेम अंदर रिस्पेक्ट टू एक्स होगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्यू लूंगा रिस्पेक्ट टू वाई। क्यू क्या होता है, रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएशन, रिस्पेक्ट टू वाई करो, यहाँ पे देखो एफ डैश, अंदर रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो ए आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस जी डैश, अंदर बिल्कुल सेम, रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो माइनस का ए आएगा, तो यहाँ पे मैं माइनस का ए कर देता हूँ, माइनस का ए, ठीक है, माइनस के जाएगा पी और क्यू। अब यहाँ पे देखो फंक्शन कितने हैं, 2, हमने कितना 1 बार किया तो 2 बार करना पड़ेगा। और ऑप्शन के अंदर भी देख लो टी और पी क्यू आर एस टी, याद है हमें 4 की थी, टी और आर के अंदर जो है ना आंसर मेरा बन रहा है, इसका मतलब हमें एक बार और करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार और करेंगे जब, ये क्या है मैं दोबारा लिख देता हूं, करली जेड अपॉन करली एक्स है, और ये क्या है करली जेड अपॉन करली वाई है। इसका फिर से मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या हो जाएगा करली स्क्वायर एक्स जेड अपॉन में करली एक्स स्क्वायर, जो कि मेरा क्या होता है पी क्यू आर होता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा डबल टाइम डिफरेंशिएशन, अंदर सेम है, रिस्पेक्ट टू एक्स फिर से 1, रिस्पेक्ट टू एक्स फिर से 1, प्लस में जी डबल डैश और अंदर सेम का सेम। और यहां से जब मैं जाऊंगा तो करली स्क्वायर जेड अपॉन करली वाई स्क्वायर, वो क्या होता है टी होता है, याद है पी क्यू आर एस टी, ठीक है। पी आ गया, क्यू आ गया, आर आ गया, एस नहीं आया बीच में। एस कौन सा होता है मैं दोबारा से फिर बताता हूं आपको, करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली एक्स करली वाई, ताकि आप कंफ्यूज मत हो कि एस क्या होता है, टी ही होता था। टी में क्या हो जाएगा एफ डबल डैश सेम, और यहां से दोबारा फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा तो इसका ए दोबारा आ जाएगा, ए पहले से मेरा पड़ा हुआ है, ए पहले से पड़ा हुआ तो ए स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस ए आएगा तो माइनस का पहले पड़ा हुआ तो माइनस माइनस प्लस का आ जाएगा जी डबल डैश और ए स्क्वायर। अब इनमें फर्क क्या रह गया, ठीक है, ध्यान से आप देखो, R इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू एफ डबल डैश जी डबल डैश, यहां पे ए स्क्वायर नहीं है, बस यही तो है, ए स्क्वायर नहीं है। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 दूं, इसको इक्वेशन 2 दूं, अगर मैं इक्वेशन 1 के अंदर ए स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दूं, ए स्क्वायर इनटू में, और इसमें से माइनस कर दूं, ठीक है, इक्वेशन 2 को, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, आप करके देख लो। तो ए स्क्वायर आर कर दूं माइनस टी कर दूं इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हो गया ए स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू क्या हो गया ए स्क्वायर आर, ठीक है, क्योंकि आर और टी, ठीक है ना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आर और टी ये आपको ध्यान में होना चाहिए, तो मैं एक बार हटा देता हूँ, सिर्फ बताने के लिए था, ठीक है। तो टी इज इक्वल टू क्या आ गया ए स्क्वायर आर, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई ज्यादा भारी भरकम चीजें नहीं है, बस समझना है कि 2 फंक्शन है तो कैसे कैसे हमें करना पड़ेगा, पी क्यू आर एस टी के अंदर खेलना है बस आपको, ठीक है। दोबारा फिर देख लो, करली जेड अपॉन करली एक्स मतलब पी, करली जेड अपॉन करली वाई मतलब पी क्यू, करली जेड अपॉन करली एक्स स्क्वायर पी क्यू आर एस टी, है ना, करली स्क्वायर है ये, ठीक है, करली स्क्वायर जेड अपॉन करली एक्स करली वाई, पी क्यू आर एस, और टी मेरा क्या हो जाएगा करली स्क्वायर जेड अपॉन करली वाई स्क्वायर टी हो जाएगा। इनमें आपको खेलना है, इन नोटेशन के अंदर, बस आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, आगे देखो, अगर मेरा ऐसा फंक्शन आ जाता है तो हम कैसे करेंगे। अब देखो अलग अलग टाइप आ रहे हैं, पहला टाइप ए और बी कांस्टेंट आई उनको रिमूव किया, सेकंड टाइप इंटरसेप्ट फॉर्म आया, थर्ड टाइप एक फंक्शन आया, फोर्थ टाइप 2 फंक्शन आ गए, फुल फंक्शन जिसे बोलते हैं, 5वां टाइप है ये हमारा, ठीक है। ये मेरे पास 5th, ठीक है, और ये मेरे पास 4 नंबर टाइप है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा से, ये मेरे पास T1 है, ठीक है, टाइप नंबर 1, और ये मेरे पास टाइप नंबर 2 है, और ये मेरे पास क्या है टाइप नंबर 3 जब मेरा आर्बिट्रेरी फंक्शन आया था, और ये मेरे पास है टाइप नंबर 4, ठीक है, जब मेरा फुल फंक्शन आया था, और ये मेरे पास है टाइप नंबर 5। तो कुछ भी आपका रहने नहीं देंगे, चिंता मत करना, तभी मैं बोलता हूं फर्स्ट लेक्चर जरूर देखा करो, इसमें ही आगे की सारी चीजें होती हैं, यहीं से जो है ना
जो आपकी कहते हैं ना कि एक ट्रेन चलती है या कोई प्लेन चलता है, स्टार्टिंग में धीरे धीरे चलता है, वो इसीलिए एक पकड़ बना रहा होता है ताकि आगे हमें तेज दौड़ना होता है। तो आगे पीडी अगर पूरा समझना है तो इसको समझना पड़ेगा। आगे चल के बार बार मैं नहीं बताऊंगा कि ये फंक्शन ऐसा दिख रहा है, ये ऐसी इक्वेशन दिख रही है तो इसको ऐसे सोल्व करना है, तब आप दिमाग ना लगाते रहो। तो इसीलिए पहले अपना दिमाग अच्छे से खोल करके लगा लो ताकि आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। वेयर यू एंड वी आर फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, यू और वी एक्स वाई जेड के फंक्शन है। फाई यू वी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ, फाई इज आर्बिट्रेरी फंक्शन है, फाई आर्बिट्रेरी फंक्शन है यू एंड वी का। देन सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है ना। फाई की फॉर्म के अंदर अगर आ गया तो इसका क्या होगा। सिंपल जो है ना, मैं आपको इसकी याद करने की भी बताऊंगा कि कैसे इसको जो है ना अच्छे से याद किया जाता है। अगर फाई के अंदर आ गया तो सिंपल आपको क्या करना है, जब भी मेरा फंक्शन होगा, देखो एक्स वाई जेड के अंदर होगा ना, तो यू एक्स निकाल लेना है, यू वाई निकाल लेना है, यू जेड निकाल लेना है। ये तो निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, यू एक्स यू वाई यू जेड, ठीक है। और फिर v निकालना है, क्योंकि फंक्शन u और v किसके अंदर है, देखो इसका मतलब ये है कि u जो है x y और z के अंदर फंक्शन है, और v भी मेरे पास क्या है x y और z के अंदर फंक्शन है, ठीक है। जो u और v दिया हुआ है, फाई u और v ऐसे दिया हुआ है। तो ये पहले हमें क्या निकालना है, ये तीनों निकाल लेने हैं, फिर हमें क्या निकालना है, vx vy vz निकाल लेना है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, ठीक है। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, मतलब इसका ये है कि ux का मतलब क्या है, करली अपॉन करली x, ठीक है, जो भी मेरा u होगा। इसका मतलब क्या है, करली u अपॉन करली y, इसका मतलब क्या है, करली u अपॉन करली z। ऐसे ही इनके मतलब भी यही है, करली v अपॉन करली x, करली v अपॉन करली y, करली z, ठीक है। मेरे को ये लगता है कि कुछ भी डाउट आपके मन में रह ना जाए, ये चीज निकाल ली। अब जो है इसका जो सॉल्यूशन है वो हम कैसे देते हैं, ठीक है, ध्यान से जो है ना देखना। इसमें शायद मैंने, अरे यार इसको इधर कर देते हैं थोड़ा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे पहले से करके रखा हुआ था आपके लिए, इसको थोड़ा सा बैक करते हैं, कोई बात नहीं। ये जो टेबल है ना, इसको हम इधर कर देते हैं, ठीक है। अब इसका जो सोल्यूशन है ना, उसका याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। ये चीज समझ में आ गई कि ux uy uz निकालना है, vx vy vz आपको फाइंड आउट कर लेना है। क्वेश्चन करवाऊंगा, चिंता मत करो। p इंटू करली u अपॉन करली uv जो भी हम करेंगे अपॉन में yz zx और xy। बट मैं बोलूंगा आप इस चीज को कुछ भी याद मत रखो, आप सिर्फ किसको याद रखो, इस टेबल को याद रखो बस। आपको क्या याद रखना है, ये टेबल, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा फंक्शन आता है फाई u v इज इक्वल टू 0 की फॉर्म के अंदर, तो आपको देखो इस टेबल को भी याद करने का मैं तरीका आपको बता देता हूं। देखो आप क्या करो, सिंपल u v v, ठीक है, ऐसे ही प्लस में u v v इज इक्वल टू u v v। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ऊपर सारे u है, नीचे सारे v हैं, दो बार इनको प्लस किया हुआ, एक बार डायरेक्ट इक्वल रखा हुआ। y से स्टार्ट कर लो, y z, ठीक है, z x, नेक्स्ट क्या आएगा, y z आ गया तो z x, ठीक है, एक साइकिल के अंदर चलेंगे, ठीक है, z x, फिर z x आ गया तो x y, ओके रिपोर्ट, एक साइकिल के अंदर चलेंगे। अगर मैं इसको ऐसे मान लो, ठीक है, और यहाँ पे मैं मान लो y, यहाँ पे मान लो z और यहाँ पे मान लो x, तो yz zx xy, पहले yz फिर zx फिर xy, ठीक है, इस साइकिल के अंदर चलेंगे, yz zx xy yz zx xy, ठीक है। अब ऐसे ही सेम नीचे, सेम ऊपर जो yz है बस एक ही याद रखना है, नीचे भी सेम yz zx और xy। कितना इजी होगा याद करना। अब जो है ना इसी के साथ ही हमने मल्टीप्लाई किसको करवा देना है, p को, जो कि हम p फंक्शन एक्चुअल में क्या है अभी हम पीछे बता चुके हैं, करली z बाई करली x जो भी होता था, अब यहाँ पे वो हो जाएगा करली u बाई करली x, इस टाइप से। बट हम लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट p q, बस बात खत्म, क्योंकि दो x और y के अंदर है, p और q आएंगे, p q r s t नहीं आएगा। r s t कब आता है, r क्या होता है, जब डबल टाइम पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है उसका, p और q। आपकी पूरी की पूरी टेबल तैयार है, याद रखने में इजी है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए
अब देखिए कि फाई ऐसा फंक्शन हमारे पास दिया कैसे जाएगा, फाई एक्स वाई जेड, यहां देखो ये फंक्शन क्या है एक्स वाई जेड, ये फंक्शन क्या है एक्स वाई जेड, ठीक है। एक्चुअल में देखा जाए ये फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है, फाई यू एक्स वाई जेड की फॉर्म में और वी एक्स वाई और जेड की फॉर्म में इज इक्वल टू 0। यही वो कह रहे हैं, फाई यू और वी इज इक्वल टू 0। यू और वी क्या है, एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड की फॉर्म के अंदर है। अब आपको करना क्या है, यू एक्स निकालना है, यू वाई निकालना है और यू जेड निकालना है। अब आप एग्जाम में जब बैठे होंगे ना, जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं ना जो शिद्दत से, ये मेहनत बहुत काम आएगी जब आप एग्जाम में बैठे होंगे। आप ना तो ये करेंगे, ना तो ये सोचेंगे, ना तो ये इतना करके दिखाएंगे, आप डायरेक्ट टेबल लिखेंगे, उसके अंदर आंसर डालेंगे, ठीक है। तो यूएक्स क्या आएगा यहाँ पे, यूएक्स का मतलब क्या है, करली यू ओपन करली एक्स, विस्पेक्ट टू जो है ना एक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन, विस्पेक्ट टू एक्स करो सिर्फ यू का, क्योंकि यहां पे मेरे पास ये यू है ये वी है। u इज इक्वल टू क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, और v इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में जेड स्क्वायर, ठीक है, ये चीज है। तो यहाँ पे u का विस्पेक्ट टू x 1, विस्पेक्ट टू y 1, विस्पेक्ट टू z 1, 1 1 1। तो आपको लिखना जरूरी था, डायरेक्ट पुट कर देते, किसने मना किया था, डायरेक्ट पुट कर देते p इंटू 1 1, ठीक है, प्लस में q इंटू 1 1 इज इक्वल टू 1 और 1, बात खत्म होगी। सिर्फ क्या रह गया हमारे पास, अब नेक्स्ट रह गया v वाला, vx vy और vz, ठीक है। v वाला देख लो, यहां पे रिस्पेक्ट टू x करोगे 2x 2y माइनस 2z, 2x 2y माइनस 2z। किसने बोला था कि इसको यहां पे ऐसे लिखो, डायरेक्ट उसमें पुट कर देते। तो आप सिर्फ एग्जाम में जाओगे, सिर्फ एक ये वाली टेबल लिखोगे, आंसर डायरेक्ट पुट करोगे, ना तो ये करोगे, ना तो ये करोगे, ना तो ये करोगे, कुछ भी पंगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट मेरे बात समझ रहे होंगे, वही आंसर आप यहां पे डालोगे, 2x सॉरी यहां पे yz है ना, अरे यार क्या हो गया, ठीक है ना, yz है तो 2y और z क्या आ रहा है, माइनस का 2z, zx मतलब माइनस का 2z और x मतलब 2x, यहां पे 2x 2y, और इसको हम कर देंगे यहां से क्लोज। अब आपका सारा काम हो चुका है, अब आपको सिर्फ आंसर निकालना है। डिटर्मिनेंट आपको आता है, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, माइनस का 2z माइनस का 2y, p टाइम प्लस में q टाइम क्या आ जाएगा, 2x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा q टाइम, और यहां आ जाएगा 2y माइनस में 2x, बस बात खत्म, ठीक है। कुछ भी इसमें ऐसा नहीं किया हमने कि कुछ आपको समझ में ना आता हो, कि जो हमने देखा वैसा ही हम उसको सोल्व करते चले जाएं। अब इसको आगे सोल्व करना वो आपकी जिम्मेवारी है, ठीक है। आगे सोल्व कर लो, जैसे कि यहाँ पे 2 सब में कॉमन आ रहा है, इसमें माइनस कॉमन आ रहा है, तो यह आ जाएगा z प्लस वाई पी, ठीक है। माइनस इसमें से कॉमन लिया तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, x प्लस जेड या z प्लस एक्स, x प्लस जेड क्यू, और इधर चला जाएगा माइनस, तो y माइनस एक्स है तो x माइनस वाई हो जाएगा लास्ट में, y माइनस एक्स है ना, तो x माइनस वाई हो जाएगा, क्योंकि माइनस मैंने कॉमन ले लिया। अब क्या करना है, आपको आंसर देखना है, कौन सा आंसर है, देखो p टाइम z प्लस वाई नहीं है, z प्लस वाई ठीक है, माइनस q टाइम x प्लस जेड, x माइनस वाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखो पेपर में जब आप बैठे होते हो ना एग्जाम के अंदर, तो भारी भरकम क्वेश्चन ये लगता है कि फाई टाइम ये आएगा, फाई आर्बिट्रेरी फंक्शन है, तो यार पी क्यू की फॉर्म के अंदर दिया हुआ, मतलब समझ ही नहीं आती, दिमाग घूम जाता है, चकरा जाता है, पता नहीं क्या हो गया। अब आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आए हो, स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें पता है, ये चीज पता है, टेबल बनाना पता है, इजी कितना हो गया, यू लिख दो, वी लिख दो, ये y से स्टार्ट कर लो, yz zx xy सेम नीचे, और बस इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करते जाओ, टेबल में पुट करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। सिर्फ आपका आंसर कितना था, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, सिर्फ 3 लाइन का आंसर था, बट ये समझाने के लिए आपको बताना पड़ा, ठीक है। चलिए आगे, चलिए जी। देखो पता क्या होता है ना, कि मेरे जो लेक्चर होते हैं आपने देखा होगा कई बार ना थोड़े लंबे भी चले जाते हैं, 2-2 घंटे के, 3-3 घंटे के, क्योंकि आपको एक एक चीज बतानी होती है, बट बताने के बाद ये नहीं कि उतना ही टाइम आपको एग्जाम सेंटर के अंदर लगने वाला है, उतना नहीं लगेगा, कम लगेगा उससे। और कुछ लोग बोलते हैं मोटिवेट कर दिया करो सर ये वो, वैसे तो मोटिवेशन आप मेरे से भी ले सकते हो, ठीक है। मैं सेल्फ मोटिवेट कैसे रहता हूं, मुझे तो जॉब नहीं लगना है, आप देखते होंगे कितने डीपली लेक्चर होते हैं, कितनी चीजें होती हैं, मुझे तो जॉब नहीं लगना है ना, गवर्नमेंट जॉब। मैंने पिछले कितने ही सालों से कोई भी एग्जाम ही फिल नहीं किया, तो इसका मतलब मैंने जॉब नहीं लगना।
और फिर भी मैं उतनी शिद्दत से आपको पढ़ा रहा हूं, एक एक चीज पूरी पूरी बारीकी से जो है ना उसको खोद खोद के बता रहा हूं, तो सोचो कितना सेल्फ मोटिवेट मेरे अंदर होता होगा, जो कि आप लोगों से मिलता है, बाहर से भी मिलता है, बट फिर भी एक सेल्फ मोटिवेट भी होते हैं हम कि हम ये चीजें कर पा रहे हैं, करवा पा रहे हैं, आपको पढ़ा पा रहे हैं कि चीज पीपीटी बनाना कितना मुश्किल टास्क होता है। तो मेरे से सेल्फ मोटिवेट, मेरे को देख करके आप सेल्फ मोटिवेट रहा करो। बाहर के मोटिवेशन 1-2 घंटे के होते हैं, 1-2 दिन के होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं। तो सेल्फ मोटिवेट ही होता है जो आपको लाइफ टाइम तक जो है ना मेंटेन करके रखना होता है, या आपको ऊपर लेकर जाता है, सक्सेस की ओर लेकर के जाता है। तो ज्यादा बातें मेरे पास नहीं है, बस यही है कि सेल्फ मोटिवेट रहो, पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, स्वस्थ रहो, अच्छा खाना पीना करो ताकि स्वस्थ रहो। सबसे पहला सुख निरोगी काया, उसके बाद बाकी सुख जो है ना मोह माया, धन माया या जो भी है वो बाकी सारे सुख है। पहला सुख निरोगी काया, तो इसको आप जरूर मेंटेन करके चलो, सेल्फ मोटिवेट रहो। और लेक्चर अच्छा लगे तो गूगल प्ले स्टोर पे जाके, iOS स्टोर पे जाकर के अच्छी सी रेटिंग और रिव्यू जरूर देना कि आपको कैसा लग रहा है, कैसा ये ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री का जो मैथ है, जो आपको नहीं आता था उस टाइम पे आप सीख रहे थे तब भी नहीं समझ में आया था, बट आज चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं। तो प्लीज एक रेटिंग और रिव्यू जरूर करना, ठीक है। उससे मेरे को बाहरी मोटिवेशन समझ लो वो मिलेगा, ठीक है, बट इंटरनल मोटिवेशन बहुत ज्यादा है, उसकी कोई भर भर के भरा हुआ है, उसकी कोई कमी नहीं है। देखो, क्योंकि मैंने खुद 14-15 एग्जाम क्रैक किए हैं टीचटी पीचटी मैथ के, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को समझ पता है सारी चीजें अच्छे से कि कहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, कितना डीपली पढ़ना है, क्योंकि मैंने खुद इस पे बहुत ज्यादा मेहनत की हुई है, इसीलिए आपको पढ़ा पा रहा हूं। क्लासिफिकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लासिफिकेशन क्या है? अब इसकी क्लासिफिकेशन हम करेंगे कि लीनियर किसे बोलते हैं, ठीक है, सेमी लीनियर किसे बोलते हैं, क्वासी लीनियर किसे बोलते हैं, नॉन लीनियर किसे बोलते हैं। लीनियर, सेमी लीनियर, क्वासी लीनियर, क्योंकि ना आप क्योंकि शब्द सुनते हो, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सेमी लीनियर, बट यहां नहीं बैठती, यहां चीजें नहीं बैठती हैं, क्लियरिटी नहीं आती है। आज वो क्लियरिटी आ जाएगी, आप खुद क्वेश्चन में जब दिखाऊंगा ना आपको, यहां देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा तो आप बोलोगे यार मजा आ गया, हमें सब समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर क्या होती है? देखो, अब हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, पी एक्स वाई, अब पी फंक्शन है, क्यू फंक्शन है, आर फंक्शन है, एस फंक्शन है। वहां पे पीछे हमारा क्या होता था, सिर्फ यू और जेड फंक्शन ही अभी तक हमने देखा, या फाई फंक्शन अभी हमने देखा था, ये वाला फाई फंक्शन। अब ये चीज समझ में आ गई ना, फाई यू और वी एक्स और वाई जेड है उसके अंदर, ये मैंने लिख के भी यहाँ पे आपको बता दिया था, यू एक्स वाई जेड, वी एक्स वाई जेड, या इसको ऐसे लिख सकते हैं फाई यू और वी जो है ना वो एक्स वाई जेड है उसके अंदर वेरिएबल। ऐसे ही अब जो है ना वो ये फाई अलग अलग 3-4 टाइप से हमने लिख दिया, पी की फॉर्म में, क्यू की फॉर्म में, आर की फॉर्म में, एस की फॉर्म में, ठीक है। उसके साथ ये स्मॉल पी लगा हुआ है, स्मॉल क्यू लगा हुआ है, स्मॉल जेड लगा हुआ है। अगर ऐसा आ जाए एक्स और वाई दो वेरिएबल हैं, तो वो लीनियर है। और पी ये आ जाए पी क्यू जेड लगा हो साथ में। फॉर एग्जाम्पल करके चलेंगे, ज्यादा इजी रहेगा। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर वाई पी प्लस में कुछ भी आप ले लो, जैसे कि मान लीजिए वाई स्क्वायर क्यू, ठीक है। अब स्क्वायर में है तो ये मत समझ लेना ये लीनियर फॉर्म नहीं है, ठीक है ना, ये मत समझ लेना कि भाई ये लीनियर फॉर्म में नहीं है, क्योंकि लीनियर का मतलब ये नहीं कि इसका स्क्वायर नहीं होना चाहिए। लीनियर का मतलब ये है कि एक्स और वाई फॉर्म के अंदर है और पी क्यू इस टाइप से लगे हुए हैं, तो ये लीनियर फॉर्म के अंदर है, ठीक है। तो यहां पे मेरे पास क्या है, चाहो तो मतलब आप ये भी कर सकते हो, ये ना हो कि आपको फिर कोई डाउट रहे, तो चाहो तो आप इसके स्क्वायर हटा सकते हो, ठीक है। सिंपल तरीके से जो है ना सिंपल इक्वेशन लिख सकते हो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। वैसे ज्यादातर सेमी लीनियर और क्वासी लीनियर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, हम आगे चल के करने वाले हैं। आर टाइम, ठीक है, एक्स वाई की फॉर्म के अंदर ही है। जैसे मान लीजिए एक्स इंटू में जेड ले लिया और प्लस में वाई एक्स आ गया मेरा, ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो स्क्वायर भी लेना चाहो ले सकते हो, ये मत समझना कि सर ने स्क्वायर हटा दिया कि यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं है ना, उस टाइप से अगर आप सोचने लग जाओ वैसा मत सोचना, ठीक है। ये लो मैंने स्क्वायर लगा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर वाली कोई दिक्कत नहीं है। बट बस मेन जो है ना, मेन यहाँ पे क्या रहना चाहिए, यहाँ पे जो P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे ये देखो Z है, तो ये मेरे पास क्या है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेमी लीनियर कौन सी होती है, जब यहाँ पे तो एक्स और वाई के अंदर यहाँ एक्स वाई जेड आ जाए। सेमी लीनियर मतलब यहाँ एक्स वाई जेड की फॉर्म के अंदर है, यहाँ सिर्फ एक्स वाई की, मतलब आधे साइड तो एक्स वाई की फॉर्म में, आधे साइड
ऐसे समझ लो राइट हैंड साइड एक्स वाई जेड की फॉर्म में, तो उसे हम सेमी बोलते हैं, ठीक है। सेमी मतलब आधा आधा होता है ना, सेमी, ठीक है। उस टाइप से आप इसको याद कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे है एक्स पी आ गया, प्लस में एक्स स्क्वायर वाई ले लिया मैंने, क्यू ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे आ गया इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ये P आ गया, ये Q आ गया, और यहाँ पे मेरे पास एक्स वाई जेड की फॉर्म में आ गया, तो उसे हम सेमी लीनियर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मेरा क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट। अच्छा, ये सारी फर्स्ट ऑर्डर की हैं, फर्स्ट ऑर्डर की है ये सारी की सारी, ठीक है, सेकंड ऑर्डर की नहीं है कहीं भी। मतलब कहने का ये है कि P और Q लगा हुआ है, P और Q लगा हुआ, P और Q का मतलब समझ रहे हो ना, फर्स्ट ऑर्डर। क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि करली जेड अपॉन करली एक्स इज इक्वल टू P होता है, और करली जेड अपॉन करली वाई इज इक्वल टू क्यू होता है, ठीक है। और क्योंकि अगला जो होता है मेरे पास एक्स स्क्वायर, ठीक है, करली स्क्वायर वाला जो होता है मेरे पास एक्स स्क्वायर, ये पी क्यू आर होता है, और ये मेरे पास करली एक्स करली वाई एस, नोटेशन दोबारा से मैं आपको रिपीट भी करवा रहा हूं, टी, ये मेरे पास होता है फर्स्ट ऑर्डर, और ये मेरे पास है सेकंड ऑर्डर। अब आपको समझ में आ गया होगा भाई, P और Q लगा हुआ है, P और Q लगा हुआ है। P और Q का मतलब क्या है कि फर्स्ट टर्म डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएशन तो एक ऑर्डर, यहाँ पे देखो दो बार डिफरेंशिएशन है, सब में ऊपर पावर 2 है, तो यहाँ पे सेकंड ऑर्डर। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो एक एक चीज बारीकी से करेंगे, जल्दी नहीं करेंगे, एक एक चीज अच्छे से करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास पी एक्स वाई जेड इंटू पी, क्यू एक्स वाई जेड इंटू क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स वाई जेड की फॉर्मेट में, यहाँ भी एक्स वाई जेड और यहाँ एक्स वाई जेड, पी क्यू आर तो है ही। यहाँ पे देखो एक्स वाई सिर्फ एक्स वाई, और यहाँ एक्स वाई जेड 3, यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ भी एक्स वाई, और यहाँ भी एक्स वाई, और यहाँ भी एक्स वाई, समझ रहे हो। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्वासी लीनियर कौन सी होगी मेरे पास, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर वाई जेड पी प्लस में वाई जेड स्क्वायर क्यू, जरूरी नहीं है यहाँ पे x नहीं है, x की पावर 0 है यहाँ पे, ठीक है ना। अगर यहाँ पे x नहीं है, इसका मतलब x की पावर 0 है यहाँ पे, x की पावर 0 है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखो ना लिखो एक ही बात है, वाई जेड तो आ गया ना, यहाँ एक्स वाई जेड आ गया ना, इसका मतलब x भी होगा, इसकी पावर 0 होगी। तो एक्स वाई जेड की फॉर्मेट में एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ये P आ गया, Q आ गया, मतलब ऑर्डर फर्स्ट है, और ये एक्स वाई जेड की फॉर्मेट एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में है, तो क्वासी लीनियर। 3 3 3 तो क्वासी, 2 2 3 तो सेमी, 2 2 2 2 तो कौन सा हो गया, लीनियर। अगर इनमें से कोई भी फॉर्मेट ना आए, ऐसा कोई भी फॉर्मेट ना बने, तो उसे हम बोलेंगे नॉन लीनियर। ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर की। मैंने आपको स्टार्टिंग में जब सिलेबस दिखाया था, मैंने आपको बोला था फर्स्ट ऑर्डर की हम बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि यूनिट फर्स्ट के अंदर यही है। विच डज नॉट कम अंडर एनी ऑफ द अबव टाइप, अगर ऊपर वाले किसी भी टाइप से ना आ रही हो, तो उसे हम बोलते हैं नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अंदर जैसे प्रोडक्ट वाले होते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसा आ गया एक्स स्क्वायर इंटू पी क्यू इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। तो ये मेरे पास है नॉन लीनियर, क्योंकि पी और क्यू दोनों आ गया ना, ठीक है। तो यहां पे ये मेरा हो गया नॉन लीनियर इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि P इंटू क्यू दोनों नहीं आ सकते, दोनों की मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। ऐसे हो सकते हैं करली स्क्वायर जेड अपन करली एक्स इंटू करली वाई, ये हो सकते हैं, बट ये कभी नहीं हो सकते। प्रोडक्ट के अंदर आ जाए तो वो नॉन लीनियर है। एक पहचान मैंने आपको बता दी है इसकी। अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो बस आपको छांटना है, आंसर निकालना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले। u इज इक्वल टू एफ वाई बाई एक्स दिया हुआ है, तो x इंटू ये निकालो। ये तो सिंपल, जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा ना कि इसको सोल्व कैसे करते हैं, वो चीज इसने दी हुई है। मतलब u इज इक्वल टू एफ फंक्शन y बाई एक्स। अब क्या आ गया, ये f के अंदर दिया हुआ है, फंक्शन वाला आ गया। टाइप कौन सा बन गया, याद भी करवा देता हूँ साथ साथ। ये टाइप मेरे पास शायद थर्ड है ना, थर्ड टाइप है फंक्शन, एलिमिनेट आर्बिट्रेरी फंक्शन, वो वाला टाइप बन गया मेरा फंक्शन के अंदर जब दिया होता था। तो इसके अंदर क्वेश्चन इसने ऐसे पूछा हुआ है, फंक्शन के अंदर है, तो भाई मुझे क्या दिक्कत है, मैंने तो क्या करना है, करली u अपॉन करली x, जिसे मैं क्या पुट करता हूँ p, और करली u अपॉन करली y, जिसे मैं क्या पुट करता हूँ q, ठीक है, वो चीज आ जाएगी। और यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, फंक्शन f डैश y बाई एक्स, ठीक है। और रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो नीचे वाले का होता है तो माइनस y बाई एक्स। डिफरेंशिएशन तो आपको आता ही होगा, इतनी उम्मीद तो मैं कर ही सकता हूँ। तो यहाँ पे वही सेम y बाई एक्स
इनटू में क्या हो गया, रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो ऊपर y है तो 1/x। अब यहाँ पे देखो एक बार नीचे इसको, ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो क्या है, कॉमन क्या है, f डैश y/x सेम है बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस y/x है, यहाँ 1/x है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, ऊपर दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है, वो ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। हमें दिया हुआ है x इंटू में करली u बाई करली x, तो x इंटू में p एक टाइप से देखा जाए तो ये दिया हुआ है xp प्लस वाई क्यू क्या आएगा, ठीक है। इसको x से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस y/x आ जाएगा, वही सेम, और इधर क्या हो जाएगा, इधर मैं y से मल्टीप्लाई करता हूँ y/x आ जाएगा, यहाँ माइनस y/x आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो f डैश तो करने की जरूरत ही नहीं, कोई बात नहीं, f डैश y/x, और अंदर क्या हो जाएगा मेरे पास, मैं दोनों में कॉमन ले रहा हूँ, और ऊपर हो जाएगा मेरे पास माइनस का y/x प्लस का y/x, इधर हो जाएगा y/x प्लस का, क्योंकि y से मल्टीप्लाई इधर x से कर रहे हैं तो माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। बात खत्म होगी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, ठीक है। तो जो दिया हुआ था डायरेक्ट उसमें मैंने पुट कर दिया, p और q की जरूरत ही नहीं थी वैसे इसके अंदर। तो चलो, द डिफरेंशियल इक्वेशन x करली z अपॉन करली x प्लस y करली z अपॉन करली y इज इक्वल टू xyz क्या आएगा, ए लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। देखो अब ये बताना कि लीनियर है कौन सी है। अब यहाँ पे फॉर्म देखो क्या है एक्चुअल में, x इंटू पी है करली z अपॉन करली x है, y इंटू क्यू है करली z अपॉन करली y है, xyz है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को पता है, हमारे को ये पता है कि जब भी मेरा x इंटू पी की फॉर्म में आ जाए, कुछ भी फॉर्म में आ जाए, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें सेमी लीनियर, इसमें क्वासी, जो भी है, उसने क्या पूछा हुआ है, ये कैसी है, ये लीनियर है, ऑर्डर फर्स्ट है, फर्स्ट टर्म डिफरेंशिएशन है, पी और क्यू आ रहे हैं सिर्फ, ये सही है। नॉन लीनियर है, बिल्कुल भी नहीं, नॉन लीनियर तो नहीं है, क्योंकि नॉन लीनियर पी इंटू क्यू की फॉर्म में होती है। ए लीनियर ऑर्डर 2 की है, ये भी नहीं है, क्योंकि ऑर्डर 2 इसमें नहीं है। ऑर्डर कितना है 1, पी और क्यू ऑर्डर कितना है 1। अगर मैं इसकी बात करूं या इसकी बात करूं, ऑर्डर कितना है 1 1, ठीक है। तो ऑर्डर 2 की बात कर रहा है, ये भी नहीं, इसका मतलब तीनों ही रिजेक्ट हो गए, एक ही सिलेक्ट हो गया, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1, ठीक है। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1, इसमें xy की फॉर्म के अंदर है xy, बट इसमें xy और यहाँ पे z आ गया, बट यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, फिर भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको मेन जो है ना रिलेटिव जो आंसर देखना होता है, मेन अप्रोक्सीमेट आंसर देखना होता है, z आ भी गया तब भी कोई दिक्कत नहीं, वैसे नहीं आना चाहिए था, वैसे मेरे हिसाब से z नहीं आना चाहिए था, और यहाँ पे सिर्फ xy होता तो मैं कह सकता था, बट फिर भी स्टिल आ गया तो कोई दिक्कत वाली बात भी इसमें नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। द डिफरेंशियल इक्वेशन करली z अपॉन करली x करली z अपॉन करली y और इस फॉर्मेट के अंदर है, तो मैं कैसे लिखूंगा, देखो देखो क्या आ गया मेरे पास, x स्क्वायर वाई पी प्लस में x वाई क्यूब क्यू इज इक्वल टू x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, यहां पे p तो ठीक है, p आ गया, q आ गया, मतलब ऑर्डर पक्का हो गया। ऑर्डर जो है ना, ऑर्डर कितना है 1 है, ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर की बात हो रही है, ऑर्डर 1 की बात हो रही है, ये पक्का हो गया। अब यहां पे क्या है कि एक्स वाई की फॉर्मेट में है, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई जेड, तो यहां पे पीछे हम दोबारा चलेंगे, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई जेड क्या होता है सेमी लीनियर, बस सीधा क्या हो जाएगा लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल क्यों, क्योंकि करली करली वाली फॉर्म के अंदर था, तो ये मेरे पास आ गया सेमी लीनियर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है ना। कुछ भी ऐसा डाउट मेरे को लगता नहीं है कि इसके अंदर आपका होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई आ गया तो एक्स वाई जेड आ गया तो सेमी लीनियर, बात खत्म। चले आगे, देखो आगे, द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई जेड, यहां पे देखो, अब ये एक्स वाई के फॉर्मेट में है, यहाँ एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में है, ठीक है ना, और ये P है, ये क्या है Q है, ठीक है, और यहां पे साइन एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में है, ठीक है, एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में। तो क्या हो जाता है जब यहां पे एक्स वाई हो, यहां पे एक्स वाई जेड हो, यहां पे देखो एक्स वाई जेड है, ठीक है, तो यहां पे मेरे पास
एक्स वाई जेड ही है, यहाँ भी जेड ही है, तो एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में है, यहाँ भी मेरा एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में है, और यहाँ भी एक्स वाई जेड, तीनों एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड क्या होता है। और ऑर्डर मेरा फर्स्ट है, पी और क्यू है, ऑर्डर मेरा कितना हो गया, ऑर्डर मेरा फर्स्ट ऑर्डर हो गया, और तीनों एक्स वाई जेड मतलब क्वासी लीनियर, ठीक है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी मैंने आपको क्लासिफिकेशन करवा दिया, तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाएंगे, क्वासी लीनियर के अंदर एक्स वाई जेड के फॉर्मेट के अंदर एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड फंक्शन जो है एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, और पी और क्यू है तो फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर मतलब आपको पता ही है ऑर्डर कितना है यहाँ पे, और स्केयर नहीं है, स्केयर नहीं है तो फर्स्ट ऑर्डर है, तो ये आ गया क्वासी लीनियर ऑर्डर वन। ये भी ध्यान देना ऑर्डर वन, ठीक है, ऑर्डर वन। समझ में आ गया क्लासिफिकेशन। द डिफरेंशियल इक्वेशन कोस, ये देखो एक्स वाई के फॉर्मेट में, एक्स वाई के फॉर्मेट में, बट यहां पे क्या है कि ऑर्डर कितना है टू, यहां कितना है ऑर्डर वन, बट मेन तो हमें तो हाईएस्ट देखना होता है ना, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया टू, मतलब कि सेकंड ऑर्डर हो गया, ठीक है, टू मतलब सेकंड ऑर्डर की बात हो रही है। आगे चलो, पहले तो फर्स्ट ऑर्डर वन वाले कट हो जाएंगे, ऑर्डर वन कट, ऑर्डर टू टू के रह जाएंगे। अब बात करते हैं कि यहां एक्स वाई के फॉर्मेट में है, ठीक है, और यहां क्या है एक्स वाई के फॉर्मेट में है, और यहां भी एक्स वाई के फॉर्मेट में, ये वाई दिया हुआ है तो क्या होगा एक्स वाई के फॉर्मेट में, और यहां जेड भी दिया हुआ है, तो यहां किस फॉर्मेट में, इक्वल टू एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में। एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई जेड याद है कौन सा होता है, सेमी या क्वासी। क्वासी में क्या होता है, तीनों एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड होते हैं, तो इसका मतलब ये तो कट गया, तो ये मेरे पास आ गया सेमी। सेमी के अंदर याद है ना, सेमी के अंदर मैंने बताया था हाफ हाफ होता है, ठीक है, याद रखने का तरीका भी ऐसे है इसके अंदर कि सेमी के अंदर क्या होता है एक्स वाई और एक्स वाई जेड फंक्शन के अंदर, ठीक है, तो इसके अंदर वो सेमी आ गया, तो मेरा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। चलो 1 2 3, ठीक है, आगे हम एग्जाम्पल करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ये 2 क्वेश्चन कर लो, मुझे लगता है मजा आ गया होगा, क्योंकि अभी तो मतलब स्टार्टिंग ही कर रहे हैं इसकी, इसके बेस पे भी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी अभी हम देखने वाले हैं, तो अगर ये समझ में आ गया तो आगे पीडी पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। देखो द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, अब यहां देखो ये स्क्वायर है, ये एक्स जेड, ये किस फॉर्मेट के अंदर है, अगर मैं देखूं एक्स इंटू पी का स्क्वायर है, प्लस में वाई, ठीक है, ये y इंटू किसका स्क्वायर है, p इंटू में q का, और यहां तो x y z है, p इंटू q कभी भी आ जाए तो क्या होता है नॉन लीनियर, मतलब कि कभी भी वो क्या आ जाए, मैंने आपको बोला था प्रोडक्ट में आ जाए, तो नीचे आप देखो ये रहा नॉन लीनियर, तो उसका मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, जैसे x स्क्वायर इंटू p इंटू q आ गया, तो यहां पे ये मेरे पास क्या है नॉन लीनियर है, प्रोडक्ट के अंदर आ जाए तो ये मेरे पास क्या हो गया नॉन लीनियर। ऑर्डर 2, ठीक है, यहाँ पे देखो ये लीनियर पार्शियल डिवीजन ऑर्डर 2, नो लीनियर पार्शियल डिवीजन ऑर्डर 1, तो यहाँ पे ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो ऑर्डर 1 है, ठीक है ना, यहाँ पे ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कितना ऑर्डर है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर स्केयर कहीं भी नहीं है, तो यहाँ पे ऑर्डर तो 1 है, डिग्री 2 है, ठीक है ना, यहां से अगर मैं देखूं कि ऑर्डर कितना है इसका 1, डिग्री कितनी है इसकी 2, ठीक है, ऑर्डर 1 डिग्री 2, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो गया, क्योंकि ऑर्डर भी हमें देखना होता है कि नॉन लीनियर ये नहीं देखना होता, सिर्फ नॉन लीनियर, बट यहाँ पे ऑर्डर 2 है, तो यहाँ पे मेरी गलती हो गई थी, आपकी गलती नहीं होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकंड ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो सेकंड ऑर्डर है, ऑर्डर सेकंड है, डिग्री फर्स्ट है, डिग्री फर्स्ट देखो ऑर्डर सेकंड, यहाँ पे देखो ऑर्डर 2 है, डिग्री भी 2 है, ऑर्डर 2 है, डिग्री इसकी 1 है, यहाँ पे ऑर्डर 1 है, यहाँ पे हाईएस्ट तो यही है, उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर 2 है, डिग्री भी 2 है, तो यहाँ पे इसके अंदर अगर मैं देखूं ऑर्डर कितना है, हम ऐसे कर लेते हैं, रुको थोड़ा सा इजी हो जाएगा, यहाँ पे हम कह देता हूँ ऑर्डर, और यहाँ हम कहते हैं डिग्री, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, और यहाँ पे हम सीरियल नंबर ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट ये वाला, ठीक है, इसका ऑर्डर कितना है 2, और डिग्री भी कितनी है 2, ऑर्डर 2 ऊपर पावर भी 2, यहाँ पे ऑर्डर 2 इसकी पावर कितनी है 1, तो 2 की अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे
ऑर्डर कितना है 2, डिग्री कितनी है 1। अगर मैं 3 का बताऊं, देखो ऑर्डर 2 है, डिग्री ऊपर कितनी है 2 है, तो ऑर्डर भी 2, डिग्री भी 2, फोर्थ तो है ही नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, सेकंड ऑर्डर, ऑर्डर 2, फर्स्ट डिग्री। तो ये मेरा आ गया ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑर्डर 2 है, इसकी पावर कितनी है 1, डिग्री 2 है। ठीक है, समझ में आती है बातें। चलिए आगे। चलिए जी, आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया हमारा, क्या क्वेश्चन है देखो, इफ डेरिवेटिव ऑफ, ये वाला डेरिवेटिव दे दिया डायरेक्ट, देन द वैल्यू ऑफ एफ एक्स वाई हमें बताओ। कहने का मतलब वो कह रहा है कि डी एफ अपॉन में डी एक्स, ठीक है, वैसे डी दे दिया, करली देना चाहिए था, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, इज इक्वल टू 3 प्लस में 2xy और डी एफ अपॉन में डी वाई। ठीक है, यहां पे मेरे पास क्या दे दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3y²। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, मेरे को एफ एक्स वाई फंक्शन बताओ। मैं बोलूंगा डायरेक्ट आप ऑप्शन सी चले जाओ। ऑप्शन में अगर वो एफ एक्स वाई हुआ तो उसका डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू एक्स रिस्पेक्ट टू वाई क्या आएगा। ठीक है, इस टाइप से। वैसे पार्शियल होना चाहिए था, करली आना चाहिए था, मैं आपको बोल रहा हूं करली आना चाहिए था, बट उसने डी में दिया होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं। वैसे क्योंकि डी जो है ना मेरा वो डेरिवेटिव फंक्शन होता है, तो इसीलिए यहां पे मेरे को फिर भी अभी भी अटक रही है, इसीलिए मैं करली लगा रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे करली आना चाहिए था, अब और मजा आ जाता। अब इसका रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन किया है, तो इसका या तो रिस्पेक्ट टू एक्स जो है ना, इसका इंटीग्रेशन कर दो। क्या आ जाएगा मेरे पास, ये रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3x प्लस में 2x²y। इसका रिस्पेक्ट टू y कर दोगे तो x²y माइनस 3y³/3। ऐसा ऐसा कुछ फॉर्मेट आ जाएगा, जो कि मतलब सेट नहीं है, क्योंकि डिफरेंशिएशन जब भी होगा उस एंटी डिफरेंशिएशन का एंटी डिफरेंशिएशन होता है इंटीग्रेशन, बट यहां पे वो डिफरेंशिएशन नहीं है। ये डी नोटेशन जो मैंने स्टार्टिंग के अंदर बताई थी, डी जो है वो डिफरेंशिएशन की होती है, जो कर्ल होती है वो पार्शियल डिफरेंशिएशन की होती है। तो इस टाइप से करोगे कभी भी आपका आंसर नहीं बनने वाला, तो इसीलिए ऐसे कभी मत करना। ठीक है, आप करोगे कैसे, अब वो देख लो। आप ऑप्शन से जाओगे, विस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करोगे, विस्पेक्ट टू वाई करोगे। विस्पेक्ट टू एक्स करोगे 3x प्लस में 2xy, 3x प्लस में 2xy। विस्पेक्ट टू वाई करोगे तो यहां पे कहीं भी 3y² नहीं आ रहा कहीं भी, तो ये हो गया रिजेक्ट। 3y² कहीं भी नहीं आ रहा, ये भी रिजेक्ट हो गया। y² के कारण रिजेक्ट हो गया, y³ के कारण, y³ के कारण रिजेक्ट हो रहा है, बट यहाँ पे नहीं आ तो रहा है 3y²। तो चलो विस्पेक्ट टू वाई करो, तो यहाँ पे x²y आ जाएगा, x² प्लस का आ रहा है, ये प्लस का आ रहा है, यहाँ पे माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस के कारण रिजेक्ट हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ भी प्लस के कारण रिजेक्ट हो रहा है। यहाँ देखो, यहाँ पे ये रिजेक्ट हो गया क्योंकि यहाँ पे 3 नहीं आ रहा है, रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला रिजेक्ट हो गया, यहाँ से इसके कारण रिजेक्ट हो गया। ठीक है ना, रिस्पेक्ट टू जब देखो करली वाई करली एक्स कर रहे हैं तो 2 प्लस में 2xy आ रहा है, हमें क्या चाहिए था 3 प्लस में 2xy, और इसको करोगे तो करली अपॉन करली वाई, क्योंकि अगर मैं इसको f फंक्शन मानता हूँ, यहाँ पे f लिख सकते हो आप, क्योंकि अगर मैं इसको फंक्शन मानता हूँ fxy। ठीक है, तो y करोगे तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, x² प्लस में 3y²। ठीक है, तो इसीलिए ये रिजेक्ट हो रहा है, क्योंकि ऊपर हमारा बन रहा है, और ये भी इसलिए रिजेक्ट हो रहा है करली f अपॉन में करली y। ठीक है, करली y के कारण रिजेक्ट हो रहा है, x² प्लस में 3y² आ रहा है। ये मेरे पास देखो, अगर मैं फंक्शन एक्स वाई इसको मानता हूँ 3x प्लस में x²y माइनस y³, इसको आप u भी ले सकते हो। ठीक है, कहीं ये मत समझना ये u ही है एक्चुअल में देखा जाए। ठीक है, वही है, तो करली f अपॉन में करली x मानो चाहे करली u मानो, बात एक ही है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 3 और प्लस में 2xy, और करली f अपॉन करली y जब मैं निकालूंगा तो y निकालूंगा तो x² y का रिस्पेक्ट टू 1 माइनस 3y², 3 प्लस 2xy 3 प्लस 2xy। ठीक है, और ये देखो x² माइनस, तो इसका मतलब यही मेरा आंसर है। ठीक है, तो आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया, देखो किस टाइप से कितना ऊट पटंग बना करके वो क्वेश्चन पूछता है, ये आप देख लो। इसका थोड़ा सा ध्यान में रखना कि आप भूल टेंशन मत लेना कि ये क्या है, एक्चुअल में ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन पूछा गया। चलें आगे। आगे देखो, एनी इक्वेशन कंटेन्स एन ऑर्बिटरी, ये आना चाहिए था एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अगर कोई इक्वेशन है n, जितने उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उतने ही बार उसका डिफरेंशिएशन होता है, और जितने बार डिफरेंशिएशन होता है उतना ही उसका ऑर्डर होता है। तो वही चीज पूछी हुई है, देन द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव्ड फ्रॉम इट।
तो उसका ऑर्डर जो है मेरे पास कितना होगा, ये चीज पूछी गई है, सिंपल। ठीक है, तो हम इसमें क्या बोल सकते हैं, डिफरेंशियल जो मेरी इक्वेशन होती है, जो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, उसको अगर मैं वो एन टाइम की बात करूं, डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब कि द इक्वेशन एन टाइम्स, जो डिफरेंशियल मेरी इक्वेशन होगी, अगर वो n टाइम्स आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो n टाइम उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के लिए। इसको लैंग्वेज फॉर्म के अंदर हम लिखेंगे कि द इक्वेशन n टाइम डिफरेंशिएट फॉर एलिमिनेट n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जैसा कि पीछे अभी हमने किया भी है कि जब दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे ए और बी, तो 2 बार हमने डिफरेंशिएशन उस टाइप से किया था। ठीक है, तो n टाइम्स जो है मेरे पास जो है डिफरेंशियल इक्वेशन, द इक्वेशन n टाइम्स डिफरेंशिएट फॉर एलिमिनेटिंग n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां पे मेरे पास क्या हो जाएगा, तो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर वही तो होता है जितने बार उसका डिफरेंशिएशन किया जाए। ठीक है, n टाइम डिफरेंशिएशन किया गया तो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n। ठीक है, जितने बार उसका डिफरेंशिएशन किया गया। आगे चलो, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन इतना प्लस में इतना, मतलब कि अगर मैं इसको इसमें बनाऊं ना, वैसे ओडी का क्वेश्चन है बट पीडी के अंदर बनाऊं तो करली स्क्वायर वाई अपॉन, मान लीजिए अगर ऐसा दिया होता करली एक्स स्क्वायर प्लस करली वाई अपॉन में करली एक्स प्लस में वाई इज इक्वल टू 0। इसमें वाई क्या है मेरे पास, डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, वाई क्या है मेरे पास, डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स क्या है मेरे पास, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर वैसे 1 1 होते हैं तो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी होती है। अगर ऐसा दिया होता तो यहां पे ऑर्डर कितना हो गया, 2, और डिग्री कितनी होगी, डिग्री 1, क्योंकि इसकी अगर पावर देखूं तो इसकी 1 है। ठीक है, डिग्री, तो इसको ऐसे भी लिख दो चाहे ऐसे लिख दो। ठीक है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई में डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तब भी वही बात है, ये ओडी का क्वेश्चन बन जाएगा, ऑर्डर कितना है 2। ये पीडी का क्वेश्चन बन गया तो ऑर्डर कितना है 2। तो ये आपके एग्जाम के अंदर कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, और भी क्वेश्चन है वैसे तो, वो आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं, बट 1 2 क्वेश्चन जो है ना, 2 3 क्वेश्चन मैंने जो इस टॉपिक से रेलेवेंट लगे वो मैंने करवा दिए। नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन होंगे ना वो अगले टॉपिक के अंदर हम कवर करने वाले हैं। जैसा कि नेक्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं कंप्लीट सोल्यूशन हो गया, जनरल सोल्यूशन हो गया, ठीक है, और चारपिट मेथड हो गई, ये वाली चीजें करने वाले हैं। कंप्लीट सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन का, पार्टिकुलर इंटीग्रल हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर हो गया, ये सारी चीजें हम अगले चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लैपटॉप पे कैसे चलाना है तो आपको मैं बता देता हूँ, web.classplusapp.com ORG कोड मांगेगा तो MD डाल देना है, मोबाइल नंबर अपना डाल देना है, OTP आएगा डाल देना है, लैपटॉप पे आप चला सकते हो। और एंड्रॉइड और iOS वालों के लिए तो वही एप्लीकेशन है मिशन DSSB। टेलीग्राम ग्रुप सब लोगों ने ज्वाइन कर लेना, मिशन DSSB, टाइम टू टाइम सारी अपडेशन इस पे आपको मिलती रहती है, और नंबर दिए हुए हैं, कभी भी कोई डाउट हो, कभी भी कॉल, कोई भी क्वेरी हो आप कॉल कर सकते हो। उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट जो है ना हम बात करेंगे जनरल सोल्यूशन की, कंप्लीट सोल्यूशन की, बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, तो तब तक के लिए देखते रहिए इसको, और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो आप कॉल कर सकते हो। और प्लीज एप्लीकेशन को अच्छा सी रेटिंग के साथ अच्छा सा रिव्यू दीजिए अपने प्ले स्टोर पे जाके या iOS स्टोर पे जाकर के, ताकि जो है ना हमें भी उस टाइप का मोटिवेशन मिले। बाकी सेल्फ मोटिवेट रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।